हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन का क्विक रिवीजन वन शॉट के अंदर। यानी ये सिंगल चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे इसी एक वीडियो के अंदर, वो भी प्योर NCERT बेस्ड। मैं साथ के साथ आपको ये भी बताता रहूंगा कि कहाँ से, किस लाइन से, किस ईयर में नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं नीट के अंदर वेटेज की बात करूं तो 2 to 4 क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से आ सकते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, बट मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आ सकते हैं। रिसेंट ईयर में ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं इस चैप्टर से। क्लियर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। देखिए इवोल्यूशन जो है ना, वो एक ऐसा नहीं है कि उसको सिंपल डिफाइन कर दो कि इतना चीज हो गई तो वो इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन एक्चुअली में एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है इसके अंदर जो है वो बेटर टू बेटर किसी चीज के अंदर होता जाता है, मतलब उसको और अच्छा कैसे बनाए, वो एक इवोल्यूशन का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका मोबाइल नेटवर्क पहले क्या होता था, 2G होता था, फिर क्या 3G आया, फिर क्या अब चल रहा है 4G चल रहा है, फिर उसके बाद में आगे क्या आएगा 5G आएगा। तो यहाँ पे नेटवर्क स्पीड वगैरह इनके अंदर क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता जा रहा है। इसी तरह आप अगर मोबाइल, आपका जो मोबाइल हैंडसेट वगैरह वो देखोगे तो पहले क्या होते थे, लैंडलाइन मोबाइल होते थे, फिर जो सिंपल आपके 2G वाले सिंपल से फोन आए, कीपैड वाले, फिर टच स्क्रीन वाले आए, और अब उनमें भी कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट होती जा रही है। तो वो भी किसका एक है, इवोल्यूशन का पार्ट है। ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर क्या होता है। तो बायोलॉजी के अंदर अगर इवोल्यूशन की बात करें तो यहां पर हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। जो अर्थ के ऊपर लाइफ है उसके हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर। क्लियर है। अब व्हाट इज इवोल्यूशन, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होता है, जो भी चेंज होता है एक फ्लोरा एंड फोना के अंदर, जो कि आपका मिलियंस ऑफ ईयर के अंदर जाकर हुआ है अर्थ के ऊपर, और वो आगे भी कंटिन्यू चल रहा है, वो सब कुछ किसके अंदर आता है, इवोल्यूशन के अंदर आता है। और इसके लिए हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ को भी स्टडी करना पड़ता है, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, की इवोल्व कैसे हुई अर्थ भी। इसके अलावा यहाँ पर स्टार्स के बारे में भी, कि स्टार्स कैसे इवोल्व हुए, और इन सेल्फ यूनिवर्स भी, कि यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ, क्या कुछ हुआ, कैसे स्टार्स आए, कैसे अर्थ हुई, फिर कैसे अर्थ के ऊपर हमारे सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, और कैसे हम आज इस टाइम पे जो हम दिखाई दे रहे हैं वो कैसे इवोल्व हुए। ये एक कंप्लीट स्टोरी है ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लेनेट अर्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ये कंप्लीट है। इसके अलावा आप ये भी मानो कि इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स जो है वो भी कंटिन्यू बैकग्राउंड में चल रहा है, मतलब यूनिवर्स भी एक्सपेंड वगैरह कर रहा है, वहां पर भी बहुत सारी चीजें चल रही है। तो अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। तो देखिए, जब भी हम यहाँ पे क्लियर नाइट के अंदर ये स्टार्स को देखते हैं, तो स्टार्स जो है, एक स्टार मान लीजिए यहाँ पर है, तो वो हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा, ये मैंने डॉट क्यों बनाया, क्योंकि एज कंपेयर टू स्टार जो है वो अर्थ बहुत स्मॉल होती है। तो यहाँ से स्टार से निकलने वाली लाइट जो है, जो आज हम तक पहुँच रही है, उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स लगे हैं, तब आकर ये लाइट जो स्टार से निकलने वाली, एक स्टार से निकलने वाली जो लाइट है वो हमारी आई तक पहुँची है। तो ये इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि बहुत ज़्यादा दूर होता है और काफ़ी टाइम लगता है। तो आप समझिए कि यूनिवर्स जो है इटसेल्फ कितना बड़ा होगा, ये आप भी समझ सकते हो। क्लियर है। तो यहां पर अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो देखिए द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के अंदर जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है वो एक यूनिक इवेंट माना जाता है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो काफी वास्ट है। मैंने आपको बता दिया, बहुत बड़ा। आप समझिए कि एक स्टार से लाइट पहुंचने में भी मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं, तो काफी बड़ा है। वहीं पर अगर हम अर्थ की बात करें तो ये ओनली स्पेक है। स्पेक का मतलब डॉट। मान लीजिए ये कंप्लीट जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये हमारा यूनिवर्स है, और ये डॉट, ये मान लीजिए ये क्या है, इसके अंदर अर्थ है। इससे भी छोटी हो सकती है, अगर यूनिवर्स की बात करें तो इससे भी छोटी होगी अर्थ। नेग्लिजिबल सा पार्ट है। यूनिवर्स को बोला गया कि जो हमारा यूनिवर्स है वो लगभग 20 बिलियन ईयर ओल्ड है, यानी हमारा जो यूनिवर्स है वो लगभग 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती है यूनिवर्स इटसेल्फ। तो यूनिवर्स के अंदर बहुत अलग अलग गैलेक्सीज होती है। गैलेक्सीज के पास क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट वगैरह होते हैं, यानी डस्ट एंड गैसेज से बने हुए क्लाउड्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, और बहुत सारे प्लैनेट वगैरह सब कुछ ये होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ अर्थ इज इंडीड ए स्पेक। वो वापस वही बता रहा कि अगर यूनिवर्स का साइज ले तो अर्थ एक डॉट के बराबर है। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ उसको बात करते हैं। यहाँ पे आता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या होता है, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन एज टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, की कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। वैसे देखिए, मैं इसको मानता हूँ कि ये भी खुद भी साइंटिफिक बता रहे हैं, बट ये किस चीज का जो है वो आपका ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ वो भी तो देखना पड़ेगा ना, वो भी मैटर कहीं ना कहीं से आया होगा। सिंपल ये भी बोल देते हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं इट टेक्स ऑफ ए सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन ए फिजिकल टर्म।
ये बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद में जिसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता फिजिकल टर्म में, और उसके बाद ये सब कुछ बने। अच्छा भैया, जिसका एक्सप्लोजन हुआ वो भी तो कुछ होता होगा ना। अगर हम दिवाली पे पटाखे चलाते हैं तो पटाखे का एक्सप्लोजन होता है, अगर कहीं पे कोई बॉम्ब फटता है तो उसका एक्सप्लोजन होता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि किसी चीज़ का एक्सप्लोजन हुआ, तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बट चलो ठीक है। आगे बोल रहे हैं यूनिवर्स एक्सपेंड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। फिर बोल रहे हैं कि ये जो यूनिवर्स है वो कंप्लीटली एक्सपेंड होता गया और टेम्परेचर जो वो धीरे धीरे नीचे आता गया। उसके बाद में हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड हुई सम टाइम लेटर, उसके कुछ टाइम के बाद में हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म्ड हुई। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो चीज लिखा हुआ है कि सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी हुई, यहाँ पे अनइमेजिनेबल में फिजिकल टर्म्स में एक एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद में हीलियम और हाइड्रोजन हमें दिखाई दी कुछ टाइम के बाद में, और वो जो गैसेस थी वो ग्रेविटेशन की वजह से जो है वो कंडेंस होकर नीचे बैठती रही। फिर उसके बाद में गैलेक्सीज बन गई जो हमारे प्रेजेंट डे यूनिवर्स के अंदर है। इसमें हम बात करें इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर हमारी अर्थ आती है। ये याद रखना है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है अर्थ किसके अंदर आती है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड 4 बिलियन ईयर्स एगो। ये बोला गया कि अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन पहले बनी थी, और यूनिवर्स कब बना था, 20 बिलियन ईयर पहले बना था। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में हुआ कि जो स्टार्टिंग में जो अर्थ थी उसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। फिर वहां पर वाटर वेपर्स आए, मीथेन आए, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया वगैरह रिलीज हुई। वहां पर वो धीरे धीरे जो वो पूरे सरफेस को कवर कर लिया। किस सरफेस को कवर कर लिया, जो अर्थ का सरफेस था उसके ऊपर वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया वगैरह जो रिलीज हो रही थी, उन्होंने उसको पूरे सरफेस को कवर कर लिया। उसके बाद में जो हमारा सन था उससे यूवी रेज आ रही थी, वहां से उसको ब्रोक डाउन किया किसके अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। हाइड्रोजन थी वो एस्केप कर गई और ऑक्सीजन कंबाइन करी एमोनिया और मीथेन के साथ में और बनाया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर चीजें बना गई। धीरे धीरे यहाँ पर ओजोन लेयर फॉर्म हो गई, और जैसे जैसे अर्थ जो है वो कूल होती गई तो यहाँ पर वाटर वेपर जो है वो आपके रेन की फॉर्म में नीचे गिरते रहे, और जो डिप्रेशन वगैरह थे वो भर गए और वहाँ पे ओशन बन गया। फिर उसके बाद में ये बोला गया कि लाइफ जो थी वो अपीयर हुई 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर बाद पहले बनी थी, बट लाइफ अपीयर हुई 500 मिलियन, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक, यानी 4 बिलियन ईयर बाद में यहाँ पर लाइफ अपीयर हो गई थी। 4 बिलियन ईयर पहले यहाँ पे लाइफ जो है वो अपीयर हो गई थी। नीट 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। उसके बाद में आगे बात करते हैं। देखिए अब ये सब कुछ था तो साइंटिफिक अप्रोच की, यहाँ पे जो वो साइंटिफिक अप्रोच ये बताई गई है, बट जो आपको भी पता है कि यहाँ पर जो अलग चीज़ें चलती है उनके बारे में भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कैम फ्रॉम आउटसाइड, यानी कुछ एक साइंटिस्ट ये बोलते थे कि जो ये लाइफ वगैरह है ना ये यहाँ से नहीं बाहर से आई है। इसके अलावा जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे वो ये सोचते थे कि जो लाइफ है ना वो आए, उसको बोलते हैं स्पोर्स, दैट वर ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। ये अलग अलग प्लैनेट पे भेजी गई है, उसमें से एक अर्थ है, वहां पर भी इसको भेजा गया है जो लाइफ है, जिसको स्पोर की फॉर्म में भेजा गया। ये इसको बोला जाता था पैनस्पर्मिया, इसको क्या बोला जाता था, पैनस्पर्मिया बोला जाता। और ये स्टिल फेवरेबल आइडिया रहा था बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर के लिए। जो एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल रहता था कि वो भी यही मानते थे कि जो हमारी जो लाइफ है वो आई थी बाहर से। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ कम फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटन मैटर लाइक स्ट्रो, मड एक्सेट्रा। ये भी बोला गया था कि जो लाइफ है ना वो डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से आई थी, जैसे स्ट्रा वगैरह मड हो गया, वहां पर लाइफ आ गई थी डायरेक्टली। इसको बोला गया ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। बट बाद में लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है ये ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने क्या किया, 2 फ्लास्क लिए और वहाँ पर देखिए क्या हुआ कि वहाँ पर जो लाइफ होती है वो केवल और केवल वहाँ पे आ जा सकती है जहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ हो, यानी जहाँ पे पहले से लाइफ हो वहीं पर लाइफ आ सकती है, बाहर से कुछ भी नहीं आ सकती है। उन्होंने कैसे किया देखिए, ही शोड दैट इन प्री स्टेरलाइजेशन फ्लास्क, मतलब पूरा स्टेराइल कर लिया, लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम कील्ड ईस्ट वाइल इन अनदर फ्लास्क ओपन टू एयर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम द कील्ड ईस्ट। यानी ईस्ट को किल करके रख दिया गया 2 जगह पे, एक को तो बिल्कुल क्लोज कर दिया गया, जहाँ पे क्लोज कर दिया गया वहां पर कोई भी लाइफ नहीं आई, और जहां पर जो ओपन एयर के अंदर था वहां पर लाइफ आ गई। ये चीज आपको क्लियर होगी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस, तो इसीलिए जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी कि ये रोटिंग मैटर वगैरह यहाँ वहाँ पे से आई है, ये डिसमिस कर दी किसने, लुईस पास्चर साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। बट ये नहीं बता पाए कि जो पहली लाइफ थी वो कहाँ से आई। तो ये तो केवल ये बता पाए कि लाइफ जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, पर ये नहीं बता पाए कि लाइफ एक्चुअल में आई कहाँ से थी। उसके बाद में 2 साइंटिस्ट आए, एक आए ओपेरियन रसिया से और हार्डेन आए इंग्लैंड से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक थ्योरी दी कि जो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो आई थी प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से,
यानी जो आज के टाइम पे लाइफ है वो सबसे पहले नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, जैसे आपका आरएनए वगैरह, प्रोटीन वगैरह हो गए, वहां से आपके इवोल्व होते होते लाइफ बनी है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीज्ड बाय केमिकल इवोल्यूशन, और उसके बाद में केमिकल इवोल्यूशन वहां पर हुआ, और जो आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल थे उन्होंने ऑर्गेनिक मटेरियल बनाए, और फिर वो ऑर्गेनिक मटेरियल आगे जाके लाइफ के अंदर कन्वर्ट हो गए। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट, ये इन किन्हों ने बोला? ओपेरियन एंड हाल्डेन ने बोला। उसके बाद में यहाँ पर यह भी बोला गया कि स्टार्टिंग में जो अर्थ के ऊपर कंडीशन थी वहां पर हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जिसके अंदर आपका मीथेन था, एमोनिया था, एक्सेट्रा वगैरह ये चीजें थी, और उन्हीं से जनरेट हुआ आपका क्या? आपकी लाइफ, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बना था। तो इसी को एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में बताया था एसएल मिलर ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से AIPMT 2004 में, 6 में, 10 में, नीट 2016 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़ना। इन 1953 एसएल मिलर ने क्या किया? एक जो चीज़ें ओपेरियन और हाल्डेन ने बताई थी उसको एक्सपेरिमेंटल करने की कोशिश की। यहाँ पर क्या किया? अमेरिकन साइंटिस्ट थे कौन? एसएल मिलर। इन्होंने क्या किया? सिमिलर कंडीशन ली जो इन्होंने बताया था कि स्टार्टिंग में वहाँ पर हाई टेम्परेचर वगैरह था और वॉल्केनिक स्टॉर्म था और एटमॉस्फेरिक कंटेंट उसमें, ये सब कुछ चीज़ें थी, तो यही इन्होंने लिया। ही क्रिएटेड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो बनाई इन ए क्लोज फ्लास्क, बिल्कुल क्लोज फ्लास्क लिया, वहाँ पर वही चीज़ें ली जैसे आपका कौन सा हो गया? मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एमोनिया हो गया और वाटर वेपर हो गया। इसको रखा 800 डिग्री सेल्सियस पे क्योंकि बोला गया था हाई टेम्परेचर है। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये किसने देखा? एसएल मिलर ने। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट ऐसे और एक्सपेरिमेंट किए गए अदर्स के द्वारा, कोई और साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसे सेम एक्सपेरिमेंट किए। ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर की, वहाँ पे शुगर का भी फॉर्मेशन हो रहा है, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट एंड फैट्स वगैरह जो है इन सब का भी फॉर्मेशन हो रहा है इस सेम चीज़ के अंदर। तो इससे ये पता चल चुका था कि हाँ जो नॉन लिविंग मटेरियल था उसी से आपका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डेवलप हुआ था। इसके बाद में एनालिसिस ऑफ मेटेरोराइट कंटेन आल्सो रिवील सिमिलर कंपाउंड इंडिकेट दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन द स्पेस। तो इस चीज़ को देखते हुए ये भी पता चल चुका था कि हाँ ऐसी चीज़ें स्पेस में और कहीं भी हो रही है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजक्टिव स्टोरी दैट इज केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। तो उसके बाद में ये जो केमिकल इवोल्यूशन था इसको एक्सेप्टेड कर लिया गया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ें तो सब कुछ क्लियर हो गया था, बट वी हैव नो आइडिया अबाउट द हाउ फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ एरोज। अभी ये नहीं पता चल रहा था कि जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है वो कैसे आया। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म, जो सेल नहीं था, नॉन सेलुलर फॉर्म जो थी वो ओरिजिनेट हुई 3 बिलियन ईयर पहले। दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल, जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन वगैरह हो गया, बस ये आरएनए प्रोटीन थे, पॉलीसैकेराइड थे, पर कोई भी एक सेल नहीं था। दीज कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल परहैप्स, ये अपना जो भी इनके पास में चीज़ें थी उसको क्या करे थे? रिप्रोड्यूस करे थे। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब आई? फर्स्ट सेलुलर डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर, दैट इज 2 बिलियन। तो सबसे पहली जो आपकी सेलुलर आई वो 2 बिलियन आई, नॉन सेलुलर आई वो 3 बिलियन आई। दे वर प्रोबेबली सिंगल सेल, और वो स्टार्टिंग वाले कैसे थे? सिंगल सेल थे। ऑल अराइज फ्रॉम वर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली, और सबसे पहले जो लाइफ आई थी वो केवल और केवल वाटर एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाली थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस वर्जन इज ऑफ ए बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस क्या होता है? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ एरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशन फोर्सेज एंड फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। बायोजेनेसिस का मतलब होता है मतलब लिविंग चीज़ का सिंथेसिस होना, और इस तरह से ये मान चुके थे कि सभी कि हाँ नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से आपके जो है वो लिविंग मॉलिक्यूल बने, और उसके बाद में वो डेवलप होते हुए सिंगल सेल बने, और उसके बाद में आज जो हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वो सब कुछ हुए। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, ये कैसे हुआ। तो जो आपके रिलीजियस लिटरेचर वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर कुछ थ्योरी दी गई थी, वहाँ पे 3 कॉन्टाजेनिस थी, मतलब 3 थ्योरी मेन थी। पहला ये थी कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी स्पीसीज वगैरह सब कुछ दिखाई दे रही है आज के टाइम पे, वो ऐसे ही क्रिएट हुए थे एज सच। सेकेंड थ्योरी ये बोलती थी कि जो डाइवर्सिटी है वो पहले भी ऐसी थी और सेम आगे भी फ्यूचर में ऐसी ही रहेगी। तीसरा ये बोला गया था अर्थ जो है वो लगभग 4000 ईयर ओल्ड है। तो ये 3 थ्योरी बोली गई थी, और ये जो आइडियाज़ थे, तीनों थ्योरी बोली गई थी, वो स्ट्रांगली चैलेंज होते थे 19th सेंचुरी में। बाद में जब ये सब कुछ हो गया, एसएल मिलर वगैरह का एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिक अप्रूव हो गया, तो अब यहाँ पर इस चीज़ को कोई भी नहीं मानता है। कैसे नहीं मानता है? कुछ एक चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। देखिए, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग ए सी वॉक इन ए सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल राउंड द वर्ल्ड, चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन, सी वॉक का मतलब क्या होता है? सी के अंदर जो है वो ट्रेवल करना,
क्लियर है। तो एक जर्नी सी के थ्रू जब कर रहे थे, कौन, आपके चार्ल्स डार्विन, एक शिप के अंदर, उस शिप का नाम था HMS बीगल। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट द लिविंग फॉर्म शेयर ए सिमिलरिटी और टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट ऑल्सो विद लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्ट मिलियन ऑफ ईयर एगो। इन्होंने ये बोला कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं ना, वो आपस में भी अलग अलग है, और अगर हम पास्ट के उनसे कंपेयर करें तब भी बहुत ज़्यादा अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अब आप देख सकते हो, जो इंडिया में पीपल रहते हैं और चाइना में पीपल रहते हैं, वो आपको दिखने में दोनों ह्यूमन है, बट फिर भी उनमें बहुत सारी डिसिमिलरिटीज़ भी मिल जाएगी। तो इसी टाइप से ये बोला गया है यहाँ पर। मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, और कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो अभी यहाँ पर नहीं दिखाई देती, यानी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। These have been gradually evolution of the life form, और इन्होंने ये बोला कि इस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि सेम नहीं रहता है, उसमें इवोल्यूशन आता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं। Those characteristics were unable some to survive better in a natural condition, और जो चेंज आते हैं उसकी वजह से कुछ एक स्पीसीज होती है वो नेचुरल कंडीशन में बेटर सर्वाइव कर पाती है, क्लाइमेटिक, फूड, फिजिकल फैक्टर वगैरह को आपको पीछे छोड़ते हुए। विद आउटब्रीड अदर दैट द लेस एंडेविड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन, और ऐसी नेचुरल कंडीशन में कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो फिर ये नेचुरल फिटनेस क्या था, अनदर वर्ड यूज टू फिटनेस, जिन्होंने जो है चार्ल्स डार्विन ने फिटनेस का मतलब ये बताया था, ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोड्यूस फिटनेस, कि जो ज़्यादा रिप्रोडक्टिव कर रहा है वो उतना ही ज़्यादा फिट है, और जो जितना ज़्यादा फिट है वो उतना ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सकता है, और जो फिट नहीं है वो उतना ज़्यादा रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा और वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। यही बोला गया, दोज हु आर बेटर फिट इन द एनवायरनमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन द अदर, ये चार्ल्स डार्विन की वर्ड से। देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हेंस आर सेलेक्ट बाय द नेचर, ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन, और उसको उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन भी बोला था। अब इसी टाइप का सेम जो है वो कुछ एल्फ्रेड वेलेस ने किया था, इसी टाइप का सेम किसने किया था, एल्फ्रेड वेलेस ने किया था, ए नेचुरलिस्ट हु वर्क इन मलाया आर्चिपेलागो। अब ये मलाया आर्चिपेलागो क्या है, ये ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप है आइलैंड्स का, जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वहाँ पर वो स्टडी कर रहे थे, हैव कम टू सिमिलर कंक्लूजन, वो भी सेम टाइप में यही बोला कि हाँ ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स, कि यानी जो भी अभी रह रहे हैं एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है उनके अंदर कुछ एक सिमिलरिटीज है और उनके एंसेस्टर कॉमन हो सकते हैं। हावेवर दीज एंसेस्टर वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, बट वो अलग अलग टाइम पे रहे हैं, कोई इपोक में रहे, कोई पीरियड्स में अलग अलग एरा हो सकती हैं। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ क्लोजली कोरिलेटेड विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। ए कॉमन परमिसिबल इन द अर्थ इज वेरी नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर बट अर्लियर बट बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। तो जो लाइफ है वो केवल मिलियन से या थाउजेंड्स ऑफ ईयर नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर पुरानी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, यानी हमारे पास क्या एविडेंस है कि इवोल्यूशन होता है। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है वहां पे ऐसा समझिए कि ये हमारी जो अर्थ होती है उसके अंदर बहुत सारी अर्थ क्रस्ट होती है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो पहले ऑर्गेनिज्म थे वो यहाँ पर डेड होंगे और उनके फॉसिल वगैरह यहाँ पे मिलेंगे, उसके बाद वाले हमें यहाँ पर मिलेंगे, उसके बाद वाले यहाँ पर मिलेंगे और उसके बाद वाले यहाँ पर मिलेंगे। तो जैसे हम अंदर जाते जाएंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर तो हमें अलग अलग टाइप के फॉसिल्स मिलते जाएंगे और उतने ही ज़्यादा पुराने फॉसिल्स मिलते जाएंगे जितने पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह रहे थे। ये इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश की गई है कि यहीं से हमें पता चल जाता है कि एविडेंस यहाँ पे है प्रेजेंट। देखिए एविडेंस दैट इवोल्यूशन जो हुआ है टेक प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स। फॉसिल आर रिमेन ऑन हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स, यानी रॉक्स के अंदर हमें फॉसिल्स मिलते हैं जो कि हार्ड पार्ट थे रॉक्स के, वहां पर हमें फॉसिल्स मिलते हैं, क्लियर है। अब रॉक्स फॉर सेडिमेंट एंड ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, अगर मान लीजिए हमारी अर्थ क्रस्ट है उसका ऐसे क्रॉस सेक्शन लेके उसके अंदर अलग अलग अर्थ क्रस्ट निकालते हैं, इंडिकेट दैट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट, जो अरेंजमेंट है सेडिमेंट का वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अदर डिफरेंट एज रेट सेडिमेंट कंटेन फॉसिल फॉर डिफरेंट लाइफ फॉर्म। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर पता चल जाता है कि जो अलग अलग सेडिमेंट के लिए हमें अलग अलग जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म हमें वहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर मिलेंगे। डाई ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू द मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, तो जो हमें फॉसिल्स मिलेंगे वो कुछ तो बहुत ज़्यादा जो वो सिमिलर होंगे मॉडर्न के। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, वो रिप्रेजेंट भी करते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे डायनासोर का दिया कि वो भी अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं। पीरियड इन विच दे एग्जिस्ट, इसके अलावा इससे ये भी पता चल जाता है कि वो किस पीरियड में एग्जिस्ट हुए थे, एक्सटिंक्ट हुए थे, सॉरी। द स्टडी शो दैट द लाइफ फॉर्म वेरिड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर restricted to certain geological time span
हेंस न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि इस टाइप से हमें अलग अलग फॉसिल मिलेंगे और उसके अंदर जो हमें पता चल जाता है कि कौन फॉसिल कितना पुराना है और कितना लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना पुराना वहाँ पर रह रहा था। और ये पूरा जो सिस्टम होता है जिसे हम अर्थ क्रस्ट के अंदर निकालते हैं फॉसिल वगैरह, इसको बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। इसको क्या बोला जाता है? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस बोला जाता है। जो हम फॉसिल्स होते हैं उसके एज को कैलकुलेट करते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग करके, जो हम फॉसिल जो है उनकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2020 में 2 क्वेश्चन आ गए थे इसी एक पैराग्राफ से। अब ये क्या होता है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट? यानी इवोल्यूशन के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसकी डेवलपमेंट और एडल्ट की डेवलपमेंट को कंपेयर करके यहाँ पे बताया गया है। ये प्रपोज किया था अर्नस्ट हैकेल ने। साइंटिस्ट ही आए थे दोनों बार। यहाँ पे सबसे पहले ये बात करना है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन जो प्रपोज किया गया था वो अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था। अब किस बेस पे किया था? उन्होंने सर्टेन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज पे देखे थे वर्टिब्रेट्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी वर्टिब्रेट्स थे उनके अंदर उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं जो आपके प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो में बट एब्सेंट होते हैं एडल्ट के अंदर। मतलब वो एम्ब्रियो जब स्टेज थी उस टाइम तो वो कैरेक्टर प्रेजेंट थे, बट जैसे वो एडल्ट स्टेज में आए तो वहां पर जो वो कैरेक्टर थे वो प्रेजेंट नहीं थे। ये बात करें वर्टिब्रेट्स की। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया कि जितने भी एम्ब्रियो हैं वर्टिब्रेट्स के उनके अंदर जो है वो वेस्टिजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते थे जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स। यानी ये जो गिल स्लिट्स होते हैं ये केवल फिश के अंदर तो फंक्शनल रहते थे, बट बाकी जितने भी एडल्ट वर्टिब्रेट्स थे उनके अंदर ये जो हमें गिल स्लिट्स है ये नहीं मिलते थे। बट बाद में ये जो पूरा प्रोसेस था इन्होंने जो प्रपोज किया था उसको डिसअप्रूव कर दिया गया। दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड। यहाँ से भी सेकंड क्वेश्चन बना था। ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय, कौन थे वो? कार्ल अर्नस्ट। तो कार्ल अर्नस्ट ने ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन है इसको डिसअप्रूव कर दिया था वॉन बोयर ने। क्यों? क्योंकि ही नोटेड दैट एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज फॉर अदर एनिमल। इन्होंने तो केवल वर्टिब्रेट्स की बात की थी, बट अगर हम अदर की बात करें जो नॉन वर्टिब्रेट्स के अंदर अलग अलग फाइलम आती है तो वहां पर ऐसा नहीं था कि जो एम्ब्रियो से और फिर एडल्ट में ऐसा कुछ हो रहा था। तो इसीलिए इन्होंने जो है ये कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए कंपैरेटिवली स्टडी अगर हम करें किसी भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो एनाटॉमिकली हो चाहे मोर्फोलॉजिकली हो, शो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड डोंट एग्जिस्ट ईयर एगो। यानी अगर जो आज ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और जो एग्जिस्ट करते थे आज से हजारों साल पहले, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो एनाटॉमिकली इनसाइड में और मोर्फोलॉजिकल जो बात से स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज भी होगी और बहुत सारे डिफरेंस भी होंगे। और उसी बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स में कुछ एक चीजें देखी है। देखिए, सच सिमिलरिटीज कैन बी इंटरप्टेड टू अंडरस्टैंड वेदर द कॉमन एंसेस्टर वर शेयर्ड और नॉट। और इस चीज को देखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि जो एंसेस्टर थे, जो पुराने एंसेस्टर थे, वे कॉमन थे यानी सबके सेम थे या नहीं थे। तो इस बेस पे हम दो टाइप से इवोल्यूशन करते हैं। एक को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एक को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। पहले डाइवर्जेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे वेल हो गए, बेट्स हो गए, चीता हो गए, ह्यूमंस हो गए, यानी जितने भी मैमल्स हो गए, ऑल मैमल्स, इसमें और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ऑल मैमल्स शेयर सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ बोन, यानी उनके बोन के अंदर एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है फोर लिम्ब के अंदर। चाहे वो आपका क्या हो, देखिए, चाहे वहां पर आपका रेडियस हो, ह्यूमरस हो, अल्ना हो, कार्पल हो, मेटाकार्पल हो, फेलेंजिस वगैरह हो, तो वो जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मिलता है फोर लिम्ब के अंदर, अब यहाँ पर देखिए वो स्ट्रक्चर तो सेम है बट वहां पर वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेल वाटर के अंदर रहती है, बेट्स जो होते हैं वो आपके एयर के अंदर जो है वो उड़ते भी हैं, और चीता जो होते हैं वो आपको पता है फॉरेस्ट में रहते हैं, और ह्यूमन का जो वो अलग फंक्शन होता है। तो इस टाइप से उनका फंक्शन अलग अलग हो सकता है बट उनके अंदर जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। तो इसीलिए ये बोला गया है क्या कि इन दीज एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू द अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड, यानी उनकी नीड के अकॉर्डिंग, किसी को वाटर में रहना था, किसी को एयर में भी जाना था, किसी को फॉरेस्ट में रहना था और किसी को दोनों तीनों जगह रहना था, सभी जगह रहना था। तो उस बेस पे उनके अंदर अडेप्टेशन आए और यहाँ पे उनके डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि आपके अलग अलग स्ट्रक्चर जो थे वो उसी हिसाब से डेवलप हो गए। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट आप समझते हो कि एक जगह से स्टार्ट हुए फिर अलग अलग जगह पर चले गए और जिसकी जैसे नीड थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्ट्रक्चर जो थे वो डेवलप कर दिए। एंड दी स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं होमो। होमो का मतलब होता है सेम, लोगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो उनके स्ट्रक्चर कैसे थे? सेम थे। अब होमोलॉगी एक तो आपको समझ में आ गया, फोर लिम्ब ऑफ द मैमल्स। ये आपका फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स किसके अंदर आता है? होमोलॉगस का एग्जांपल है।
अब मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये पूरा पैराग्राफ डाइवर्जेंट और होमोलोगस वाला। इसको याद रखने का तरीका HDA, H से होमोलोगस, D से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं आपके AIPMT 2002 में, 2003 में, फिर 8 में, फिर 2012 में, फिर आया था नीट 2013 में, 14 में, 16 में, 18 में और नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुके हैं डाइवर्जेंट और होमोलोगस से। तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अब होमोलॉगी यही इंडिकेट करता है कि इनके एंसेस्टर कॉमन थे। यहां से हमने ये बात की थी कि हम सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी से देख सकते हैं कि उनके एंसेस्टर कॉमन थे या नहीं थे। तो जो होमोलॉगस वाले होते हैं उनके एंसेस्टर कॉमन माने जाते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सेम था। इसका एक एग्जांपल तो हम जो देख चुके हैं, फोर लिम्ब। सेकंड एग्जांपल है वर्टिब्रेट के हार्ट्स एंड ब्रेन, यानी अलग अलग जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके हार्ट और जो ब्रेन होते हैं वो भी स्ट्रक्चर सेम होता है, उनके फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। इन प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे थॉर्न और टेंड्रिल, थॉर्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा और टेंड्रिल दिखाई दे रहा होगा ऑफ बोगनविलिया। ये बोगनविलिया और ये कुकुरबिटा है। अब ध्यान से देखिए, इनके फंक्शन अलग अलग है बट स्ट्रक्चर सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेम मॉडिफिकेशन के अंदर आते हैं। तो ये भी क्या कहलाता है? होमोलोगस कहलाता है। ये भी एक एग्जांपल था किसका? होमोलोगस का। अब होमोलॉगी होती है वो बेस्ड होती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के। वेयर एज नेक्स्ट बात करते हैं एनालॉगी। अब ये एनालॉगस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे कितना इंपॉर्टेंट है? 2010 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में और 2021 में एनालॉगस से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनालॉगस क्या होता है? एनालॉगस इसके सिचुएशन के बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फंक्शन सेम रहेगा और स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब कॉमन एंसेस्टर नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, यानी बर्ड्स भी उड़ते हैं और बटरफ्लाई भी उड़ती है। उनके विंग्स जो होते हैं वो फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं बट एनाटोमिकली यहाँ पर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके बिल्कुल अलग अलग होते हैं। नॉट एनाटोमिकली सिमिलर, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर नहीं होता है बट फंक्शन अगर देखो तो दोनों का सेम ही है, हवा के अंदर उड़ना। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर रिजल्ट ऑफ ए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्ज होना मतलब अलग अलग जगह से आ जाना, फंक्शन सेम परफॉर्म करना। तो ये आता है, इसको याद रखने का तरीका है AC। A का मतलब हो गया एनालॉगस और C का मतलब हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, HDAC। ये इस तरह से याद रख सकते हो। अब आगे देखेंगे और क्या क्या जो आपके एग्जांपल है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन हैंड्स हैविंग द सिमिलरिटी। अदर एग्जांपल ऑफ एनालॉगस। एनालॉगस के एग्जांपल देख लेना। आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड ऑफ द मेमल, यानी मेमल और ऑक्टोपस आई के स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, फंक्शन सेम है, देखना है। नेक्स्ट है फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। डॉल्फिन आपको पता है बर्ड्स के अंदर आती है, पेंगुइन आपको पता है मेमल्स के अंदर आती है। इनके फ्लिपर जो है स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, फंक्शन बिल्कुल सेम रहेगा। वन कैन से दैट इन द सिमिलर हैबिटेट द रिजल्ट इन सिलेक्शन फॉर सिमिलर अडेप्टिव फीचर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टू आर द सेम फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन बिल्कुल सेम रहेगा। एक और एग्जाम्पल दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है। स्वीट पोटैटो दैट इज रूट मॉडिफिकेशन है और पोटैटो जो कि आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है, दोनों का काम एक ही है, फूड को स्टोर करना। तो यहाँ पर ये भी एनालॉगस के अंदर आता है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है देखिए, इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट सिमिलरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रोटीन और जीन्स होते हैं परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन अमॉन्ग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म टू गिव क्लूज टू कॉमन एंसेस्ट्री। अब ये भी होमोलॉगस का एक तरह से एग्जांपल हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होगा अल्टीमेटली वो सेम ही होगा बट वो फंक्शन अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं। इस टाइप से ही जीन्स में भी सेम शेयर एंसेस्ट्री और स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी अमॉन्ग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ये भी एक होमोलॉगस का एग्जांपल हो सकता है। अब हम बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है देखिए, मेन जहां पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट आए और ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग कहीं सी चीज को चेंज कर दे तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक। अब यहाँ पे देखिए मेन अगर अलग अलग ब्रीड को सेलेक्ट करता है, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए, तो वो अलग अलग चीज़ों को डेवलप करवाता है। देखिए मैन हैज़ डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल एंड क्रॉप। जो वाइल्ड एनिमल्स और क्रॉप थे उनको डोमेस्टिकेटेड अपने अकॉर्डिंग ब्रीड करवाया, आर्टिफिशियल ब्रीड करवाया और अलग अलग ब्रीड को डेवलप किया। देखिए दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज़ क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम द अदर ब्रीड। जो नेचुरल ब्रीड थी उनसे अलग ब्रीड, एग्जाम्पल है डॉग्स। डॉग्स को सिक्योरिटी के लिए अलग अलग आप देखते हो ब्रीड यहाँ पे डेवलप हुई है बट स्टिल आर ऑफ द सेम ग्रुप। पर वो ग्रुप तो सेम है ना डॉग्स का। इट इज आर्ग्यूड दैट इन विद इन द हंड्रेड्स ऑफ ईयर, यानी कुछ एक सालों के अंदर अगर मेन जो है वो नई ब्रीड को क्रिएट कर सकता है तो क्या नेचर नहीं कर सकता है? इसका एक एग्जांपल है कि नेचर जो होता है वो भी अलग अलग जो है ब्रीड को आपका
अकॉर्डिंग टू नेचुरल इवोल्यूशन वहां पे करवाता है। एक एग्जांपल दिया गया, अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है नेचुरल सिलेक्शन की, जो कि इंग्लैंड से निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है? इन ए कलेक्शन ऑफ मोथ मेड इन 1850s, यानी मोथ जो है वो 1850s यानी बिफोर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखे तो वहां पे व्हाइट विंग्ड जो मोथ थी वो ज्यादा थी ट्रीज पे, और डार्क विंग जो थी या फिर मेलेनाइज्ड मोथ जिसको बोले वो बहुत ही कम थी। क्लियर है? इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा नहीं थी। उस वजह से ट्रीज पे क्या होता था, जो लाइकन थे वो ज़्यादा ग्रो करते थे। अब लाइकन पता आपको, जहाँ पे पोल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकन नहीं ग्रो करेंगे। अगर ट्रीज पे लाइकन ग्रो करेंगे, लाइकन होते हैं व्हाइट कलर के, तो वो कैमोफ्लेग हो जाते थे। व्हाइट वाले व्हाइट के अंदर दिखाई नहीं देते थे, डार्क वाले दिखाई दे जाते थे, इसलिए यहाँ पर व्हाइट विंग ज़्यादा होते थे। बट बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में क्या हुआ, डार्क विंग जो थे वो ज्यादा हो गए। देखिए, इन द कलेक्शन कैरिड आउट फ्रॉम द सेम एरिया बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइक 1920 देयर वर मोर डार्क विंग मोथ। तो डार्क विंग मोथ जो थे वो ज्यादा हो गए और ये चीजें जो वो रिवर्स हो गई। एग्जांपल दिया गया, पहले देखिए अगर व्हाइट व्हाइट सा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है तो व्हाइट वाले सर्वाइव कर जाते थे, डार्क वाले नहीं। अब देखो डार्क वाले सर्वाइव कर जाएंगे क्योंकि बैकग्राउंड डार्क हो गया। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट वाले बिल्कुल कैमोफ्लेग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये है आपका नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल। यहाँ पे पूरा देखिए, टू एक्सप्लेनेशन पुट फॉर दिस ऑब्जर्वेशन दैट द प्रीडेटर विल स्पॉट ए मोथ अगेंस्ट द कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। अगर उसका ऑपोजिट बैकग्राउंड है तो प्रीडेटर उसको सपोर्ट कर लेगा मोथ को और उसको किल कर देगा। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, जो ट्री ट्रंक थे वो डार्क हो गए ड्यू टू द इंडस्ट्रियल स्मोक एंड शूट। अंडर दिस कंडीशन जो व्हाइट विंग मोथ है वो सर्वाइव नहीं कर पाए प्रीडेटर में, क्योंकि वो आपके वहां पर कैमोफ्लेज नहीं कर पाए, जबकि डार्क विंग थे वो सर्वाइव करने लगे। पर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर लाइकन। अब आपको समझ में आ गया, लाइकन जो ग्रो कर जाता था व्हाइट होता था वो, उसकी वजह से वो व्हाइट के अंदर कैमोफ्लेज पर जाते थे। द बैकग्राउंड द व्हाइट विंग मोथ सर्वाइव ऑफ द डार्क कलर मोथ और पिक्ड अप द प्रीडेटर। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब जब पॉल्यूशन हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, जो डार्क विंग वाले थे वो कैमोफ्लेज देमसेल्व्स और हाइड कर जाते थे बैकग्राउंड में और सर्वाइव कर जाते थे। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाइट विंग वाले बिल्कुल जो है वो वाइप्ड आउट हो गए, ये नहीं है। दिस शो दैट इन अ मिक्स पॉपुलेशन दोज कैन दैट कैन बेटर अडेप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यही बोला गया कि अगर एनवायरमेंट के अंदर अगर बेटर अडेप्टेशन आ जाती है तो वो सर्वाइव कर जाते हैं और उनकी पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो जाता है। रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। अभी भी व्हाइट और डार्क दोनों है, कंप्लीटली कोई भी अभी वाइप्ड आउट नहीं हुआ है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब यहां से आपका AIPMT 2009 में क्वेश्चन आ चुका था जो नेचुरल सिलेक्शन वाला बताया था, इसके अलावा 2015 में क्वेश्चन आ चुका था। और जो डॉग्स वाला मैंने आपको बताया था वहां से नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका था, उसी का यहीं पे आएगा। ये देखिए एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन वाला ये पैराग्राफ है, यहाँ से 2020 और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आता है ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट। अगर ह्यूमन की वजह से कोई चीज जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है, जल्दी जल्दी इवोल्व हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, जहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, देखिए क्या, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड। जैसे ह्यूमन जो अपने यूज के लिए हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का अगर एक्सेस यूज करने लग जाता है, सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज, तो वहां पर जो वो वेराइटीज है वो रजिस्ट करने लगती है किसके अकॉर्डिंग, उसके हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड से, मच लेसर टाइम स्केल, बहुत ही कम टाइम के अंदर। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द माइक्रोब अगेन विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स अगेंस्ट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे हम एंटीबायोटिक वगैरह भी लेते हैं ना, तो जिस भी माइक्रोब्स के अगेंस्ट में वो एंटीबायोटिक ले रहे हैं, कुछ टाइम पे के बाद में क्या हो जाता है, वो माइक्रोब्स जो होता है वो क्या कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है उसको, और उसके बाद में वो उसके लिए रजिस्ट हो जाता है एंटीबायोटिक के लिए। आप भी देखोगे बहुत सारे अभी स्टूडेंट, अगर आप इसको गूगल करके देखोगे तो पैरासीटामोल से बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हो जाएंगे जिन पे पैरासीटामोल अब जो है वो असर नहीं करती है, उससे भी वो अडेप्ट हो चुके हैं। तो ये चीज़ें आप गूगल करके भी देख सकते हो कि इससे भी एंटीबायोटिक वगैरह जो होती है, या एंटीबायोटिक नहीं है आपको पता है पैरासीटामोल, ये भी ध्यान रखना, कहीं आप ये सोचो कि पैरासीटामोल एंटीबायोटिक है। बट मैं बता रहा हूँ कि जैसे ह्यूमन वगैरह ना, उनके अंदर वो भी है, एक सर्टेन टाइम पीरियड आ चुका है जहाँ पर अब वो काम नहीं कर रही है। बहुत सारे जो न्यू बोर्न बेबी है उनके अंदर। आगे देखते हैं यहाँ पे, द रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म सेल आर अपीयरिंग एट अ टाइम स्केल ऑफ मंथ और ईयर एंड नॉट सेंचुरीज। तो जो सेंचुरीज में काम होना था वो मंथ और ईयर में हो जाता है ह्यूमन की वजह से। दिस एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, जहां पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट आता है, वो अपनी मर्जी से किसी चीज को इवोल्व करवा देते हैं। दिस ऑल्सो टेल अस द इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस। तो यहाँ पे भी ये बोल गया कि एक प्रोसेस नहीं है, सेंस ऑफ डिटरमिनेशन, इट इज ए स्टोकेस्ट प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांस इवेंट इन द नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। तो जैसे डार्विन जो है वो सी जर्नी पे निकले हुए थे, यानी अलग अलग जगह जा रहे थे, वहां पर वो एक जगह गए जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड पर गए,
उस टाइम पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो है वो कुछ स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थे, बट वहां पर उनको बाद में बोला गया कि यहाँ पर उन बर्ड्स को क्या बोला गया, डार्विन फिंचेस बोला गया, जो कि उनको बहुत ही अमेजिंग लगा, किसको, डार्विन को। अब उन्होंने वहां पर क्या रियलाइज किया, किसके ऊपर, गैलापागोस आइलैंड पर उन्होंने क्या रियलाइज किया कि यहाँ पर जो बर्ड्स थे वहां पर बहुत अलग अलग वेराइटीज की फिंचेस थी, यानी इनकी चोंच थी। अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप के यहाँ पर ये दिए हुए, तो इस टाइप से अलग अलग टाइप के फिंचेस थे। अब वो क्यों थे, तो वो जितनी भी वेराइटी जो उन्होंने ऑब्जर्व की इवॉल्व ऑन आइलैंड इटसेल्फ, उन्होंने कहा कि वो जितनी भी अलग अलग टाइप की जो फिंचेस वहां पे डेवलप हुई है वो उसी आइलैंड पे हुई है। फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर टू मेनी अदर फॉर्म अल्टर्ड बीक्स एरोज एनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस। तो यानी स्टार्टिंग में ओरिजिनल तो वहां पर सीड ईटिंग ही फीचर थे इन सब बर्ड्स के बाद में, बट बाद में वो अकॉर्डिंग टू वहां पर चेंज होते गए, अडेप्ट होते गए, तो कुछ ऐसे जो इंसेक्टिवोरस बन गए, उनकी जो फिंचेस थी वो अलग हो गई, कुछ वेजिटेरियन फिंचेस जो है वो अलग हो गई। तो इस टाइप की चीजें जो है वो ऑब्जर्व किसने, डार्विन ने। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अब यानी यहां पर जो इवोल्यूशन होता है अलग अलग स्पीसीज का इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया, एक एरिया दे दिया जाए उसके अंदर अलग अलग स्पीसीज जो है वहां पर जो उनका इवोल्यूशन होता है स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट होते हुए एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी हैबिटेट इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए ये बहुत सारे आइलैंड है, क्लियर है, इस आइलैंड से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे कोई जो बर्ड्स होते हैं वो अलग अलग आइलैंड पर जाते हैं, तो ये एक ही पॉइंट, इसी पॉइंट से स्टार्ट हुए। अब यहाँ पर अगर वो इंसेक्टिवोरस है, यहाँ पर मान लीजिए सीड ईटिंग है, यहाँ पर कोई अदर ईटिंग है, तो यहाँ पर इनकी फिंचेस जो है वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, और यही कहता है अडेप्टिव रेडिएशन। यानी यहाँ पर एक पॉइंट से स्टार्ट होता है इवोल्यूशन, जो है एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और यहाँ पर अलग अलग एरिया में रेडिएट कर जाता है, दैट इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। काफी इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन भी याद रखनी है, इसके एग्जाम्पल भी याद रखनी है। यहाँ से आपका AIPMT 2007 में, 8 में, 10 में, 12 में और उसके बाद में नीट 2013 में, नीट 2020 और नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, यानी काफी इंपॉर्टेंट है आपका अडेप्टिव रेडिएशन। तो ये तो हो गया डार्विन फिंचेस, एक एग्जांपल किसका, अडेप्टिव रेडिएशन का। अनदर एग्जांपल हो सकता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी किसका एग्जांपल है, अडेप्टिव रेडिएशन का है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर, हर एक दूसरे से अलग अलग है। इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक, कोई एक एंसेस्टर रहा होगा जिससे वो एवॉल्व हुए होंगे, बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कंटिनेंट। बट सारे के सारे कहाँ पे इवॉल्व हुए हैं, ये ऑस्ट्रेलियन आइलैंड के अंदर ही इवॉल्व हुए हैं, जो वहाँ कहीं बाहर से आए होंगे। When more than one adaptive variation appear to have occurred in a isolated geographical area, अब मान लीजिए ये एक एरिया है, क्लियर है, यहाँ पे एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन दिखे, मतलब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म एक और आइलैंड से आए हैं, कुछ एक और आइलैंड से आए हैं, तो उस टाइम पे इसको क्या बोला जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाएगा, क्योंकि कन्वर्ज हो गए, एक पॉइंट यहाँ से आया था, एक पॉइंट यहाँ से आया था। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ए से आए थे, कुछ बी से आए थे, बट अभी सेम ही हैबिटेट में रहे हैं, सेम टाइप से इवोल्यूशन स्टार्ट होगा, तो वो कहलाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिए आगे, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट, यानी वो डिफरेंट हैबिटेट से आए हैं। वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। यहाँ पर देखिए अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ये मार्सुपियल का रेडिएट हुआ, मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आपका तस्मेनियन वुल्फ, टाइगर कैट, बेंडेड एंटीटर मार्सुपियल, रेड कंगारू, वॉम्बैट, बेंडिकोट, कोआला, मार्सुपियल मोल, सुगर ग्लाइडर, ये सब कुछ वहाँ पर इवॉल्व हुए एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर, तो ये कहलाता है हमारा अडेप्टिव रेडिएशन। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्लासेंटल मेमल्स होते हैं इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन इवॉल्विंग इनटू वेराइटीज ऑफ सच प्लासेंटल मेमल ईच विद अपीयर टू बी सिमिलर इन कॉरस्पॉन्डिंग मार्सुपियल। तो जो मार्सुपियल और प्लासेंटल मेमल है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे प्लासेंटल मेमल की बात करें और ऑस्ट्रेलियन के अंदर अगर बात करें, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक अलग से कॉन्टिनेंट रह जाता है, वो अलग हुआ था, इस टाइप से यहाँ पर वो अलग अलग चीजें इवॉल्व हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर प्लासेंटल में सिंपल मोल होता है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्सुपियल मोल है। यहाँ पर आंट ईटर ऐसा होता है, तो यहाँ पे नम्बेट, इसको आंट ईटर बोलते हैं। यहाँ पे माउस ये तो ये मार्सुपियल माउस इस टाइप से होता है। ये लेम्यूर है तो ये स्पॉटेड कसकस होता है इस टाइप से। अगर यहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल है तो यहाँ पे फ्लाइंग पैलेंजर्स होता है इस टाइप से। यहाँ पे बॉबकोट है तो तस्मेनियन टाइगर कैट है, वोल्फ है तो तस्मेनियन वोल्फ है, इस टाइप से यहाँ पे बोला गया है। क्लियर है, ये डिफरेंस क्यों है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, बट ये एक अलग हैबिटेट के अंदर चले गए और वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्या करने लग गए, इवॉल्व करने लग गए और ये अपने पॉइंट पे ही रह गए, इसीलिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। देखिए इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन आपको समझ में आ चुका होगा, जो नेचर के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। इन ए ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड विद सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ
एक्चुअल में जो नेचुरल सिलेक्शन होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है सेलुलर फॉर्म के अंदर से, एक सेल से स्टार्ट हो जाता है विद डिफरेंस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, यानी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। क्लियर है। अब यहां पर देखिए डार्विन थ्योरी के अंदर जो हुआ था वो सब कुछ, द एसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन थ्योरी ने जो कुछ भी बताया, उन्होंने कहा कि जो भी इवोल्यूशन हो रहा है वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है, यानी जैसे जैसे नेचर उसको सिलेक्ट कर रहा है वैसे। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द न्यू फॉर्म इज लिंक टू द लाइफ साइकिल ऑफ द लाइफ स्पेन, यानी यहां पर यह बोला गया है कि यहां पर कोई चीज कितनी जल्दी आएगी किसी अंदर के, वो डिपेंड करती है उसकी लाइफ स्पेन पे। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आपको पता है, मान लेते हैं कि 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है, तो ये 1 आवर में भी इसकी क्या आ जाएगी, 3 जनरेशन आ जाएगी। जबकि वहीं पर ह्यूमन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि हम जो 75 ईयर्स लाइफ स्पेन है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 75 ईयर में तो बैक्टीरिया की ना जाने कितनी जनरेशन आ जाएगी, कितना ही वेरिएशन आ जाएगा। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल दिया भी हुआ है दैट माइक्रोब्स डिवाइड फास्टर, तो माइक्रोब डिवाइड फास्टर करती है, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन आवर ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, उससे आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर एक अंदर ग्रो करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये जितने भी बैक्टीरिया है ये पहले फीड करते थे ग्लूकोज को, किसको फीड करते थे, ग्लूकोज को फीड करते थे। क्लियर है। तो यहाँ पर सभी जो सर्वाइव करके अपनी जो सारी कैपेबिलिटी के थ्रू जो रिप्रोड्यूस करते थे और अपनी कॉलोनी को काफ़ी बड़ा कर लेते थे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ग्लूकोज को देना बंद कर देते हैं और अब देते हैं लैक्टोज, इनको फूड के अंदर क्या देते हैं, लैक्टोज। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर बहुत ही छोटा प्रपोर्शन रह जाएगा। पहले मान लेते हैं जो ग्लूकोज से जो डिवाइड करे थे उनको मान लेते हैं कि वो ए स्पीसीज थी। क्या थी, ए स्पीसीज थी। क्लियर है। बाद में हमने लैक्टोज दिया तो वो सारी ए स्पीसीज नहीं ग्रो कर पाएगी क्योंकि उनका मेन सोर्स था ग्लूकोज, लैक्टोज उन्होंने कभी डाइजेस्ट किया ही नहीं। तो अब मान लेते हैं कुछ एक पॉइंट बहुत छोटा सा इसका एक पोर्शन है, तो वो जो है वो लैक्टोज पे भी फीड करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है, यानी उसके अंदर इवोल्यूशन आ जाता है, वो लैक्टोज को फीड करता है। तो ये जो बहुत छोटा सा पोर्शन रहता है ए के अंदर, मान लेते हैं उसको बोल देते हैं ये बी स्पीसीज जो थी वो यहाँ पर लैक्टोज को भी फीड कर पाई। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे बेटर जो है वो अडेप्ट कौन कर पाया, तो जो बी स्पीसीज होगी जो लैक्टोज पे भी फीड कर पाई वही तो अडेप्ट कर पाई ना, क्योंकि ए तो वो उनकी तो सारी वाइप आउट हो जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ग्लूकोज को फीड कर पाती थी, लैक्टोज को फीड नहीं कर पाई। बट जो लैक्टोज ग्लूकोज को फीड कर पाती थी और लैक्टोज को भी फीड कर पाई और फिर अपना नंबर बढ़ा पाई, एनर्जी उससे गेन कर पाई लैक्टोज से, तो यहाँ पर बी जो स्पीसीज थोड़ी बहुत बचेगी ए में से, वो बेटर अडेप्टेशन कहलाएगी। ये यहाँ पे बोला गया। देखिए मान लेते हैं कॉलोनी बैक्टीरिया की, फॉर एग्जांपल ए, उसको एक गिवन मीडियम के अंदर ग्रो करवाया जाता है, यूटिलाइज ए फीड कंपोनेंट, मैंने यहाँ पे बोला है कि वो ग्लूकोज मान लेते हैं, फिर चेंज कर देते हैं मीडियम कंपोनेंट, मान लेते हैं वहाँ पे लैक्टोज लेते हैं और कुछ एक पॉपुलेशन, ओनली द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो उसमें छोटा सा पार्ट बचता है, मान लेते हैं उसको बी, वो सर्वाइव कर जाती है न्यू कंडीशन के अंदर, जैसे लैक्टोज के अंदर ग्रो कर गई। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यहाँ पर क्या होगा, वेरिएशन हो जाएगा पॉपुलेशन के अंदर और वहाँ पे केवल न्यू स्पीसीज दिखाई देने लगेगी, जो बी वाली है वही ग्रो करेगी। दिस वुड हैपन विद इन द डेज, ये कुछ ही दिनों में हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया का जो है वो लाइफ स्पेन बहुत कम रहता है, इसीलिए वो उनकी जनरेशन जल्दी जल्दी आ जाती है। इसलिए वुड हैव मिलियंस ऑफ ईयर एज द लाइफ स्पेन ऑफ दिस एनिमल आर इन ईयर। अगर हम कोई बड़ा एनिमल लेंगे जैसे फिश वगैरह लेंगे या फाउल वगैरह लेंगे तो उसी में ये सेम चीज होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, बट बैक्टीरिया में ये चीज होने में कम टाइम लगेगा। और यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं जो मैंने बताया था कि दैट द फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन द ऑफ ए। क्यों, क्योंकि बी वाली जो थी वो पुराने वाले में भी सर्वाइव कर पा रही थी और जो नया फूड कंपोनेंट दिया उसमें भी सर्वाइव कर पा रही थी, वहां पर ए नहीं सर्वाइव कर पाई, तो बी जो है वो ज्यादा कहेगी। यहाँ पर ये बोला जाएगा कि नेचर सेलेक्ट फॉर द फिटनेस, तो नेचर ने जो है वो बी को सिलेक्ट किया क्योंकि वो वहां पर अडेप्ट कर पाए। वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच आर इनहेरिटेड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर ये बोला कि जो फिटनेस जिसको हम बोलते हैं ना वो इनहेरिटेड करेक्टर पर बेस्ड होती है, मतलब कितने करेक्टर वहाँ पे इनहेरिटेड हुए, पीछे से आए और उसके अकॉर्डिंग जो है वो सर्वाइव कर पाई, उस पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ड होता है फिटनेस। एक्चुअल में फिटनेस एक एंड रिजल्ट है। अभी यहाँ पर लिखा भी हो, देखिए अनदर वे ऑफ सेइंग दैट द सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। ऐसे कुछ और ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जो अलग अलग जगह सर्वाइव कर पाते हैं। अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, जो एबिलिटी आ जाती है अडेप्शन करने की वो इनहेरिटेड होती है और ये जेनेटिक बेस पे डिपेंड करती है। फिटनेस एक्चुअल में एंड रिजल्ट होता है जिसके बाद में वहां पर नेचर सेलेक्ट करता है और वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी डेवलप कर पाती है। क्लियर है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिखी हुई है, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट ऑफ द डार्विन थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन। तो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अंदर दो की कंसेप्ट आते हैं जो डार्विन ने दिए थे, एक आता है ब्रांचिंग, डिसेंट एंड सेकंड आता है नेचुरल सिलेक्शन। ये चीज क्लियर होगी। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, एक नेचुरलिस्ट आएंगे लेमार्क, उन्होंने कुछ अलग ही बात बोली थी।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इवन बिफोर डार्विन, डार्विन से पहले एक फ्रेंच के नेचुरलिस्ट आए थे जिनका नाम था लेमार्क। लेमार्क ने क्या बोला कि यहाँ पर इवोल्यूशन जो होता है ना लाइफ का, वो डिपेंड करता है ड्राइवन बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, यानी हम किस ऑर्गन का कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं और कितना ज्यादा डिसयूज मतलब उसको यूज नहीं कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। उन्होंने एक एग्जांपल दिया बहुत ही अजीब सा, पुरानी जो एनसीईआरटी होती थी 2006 से पहले, उसमें तो ये डिटेल में भी दे रखा था, बट अच्छी बात है कि यहाँ से इसको हटा दिया गया। उन्होंने एग्जांपल दिया जिराफ का कि भैया जिराफ जो थे ना उनकी नेक जो होती है वो बड़ी होती है काफी, आप भी देखते हो जिराफ की नेक काफी बड़ी होती है। तो कहते हैं कि वो जो नेक थी पहले बड़ी नहीं होती थी, पहले वहां पे ट्री होते थे ना वो बहुत ही आसपास होते थे, तो उनकी जो नेक होती थी ना वो काफी छोटी होती थी। फिर ट्री के ऊपर जब वो ना बहुत बड़ा होने लग गया लोगों को, वहां पे फूड उनको जितना चाहिए था तो उनको जो नेक थी ना वो भी बड़ी हो गई। ये कोई बात हुई कि भैया जैसे ट्री बड़ा हो गया लॉन्ग हो गया तो उनकी नेक भी लॉन्ग हो गई धीरे धीरे टाइम के साथ में, ये इन्होंने बोला। देखिए लीव्स लिखा हुआ है, अटेम्प्ट टू फॉरगेट लीव्स ऑन द टॉल ट्रीज हैड टू अडेप्ट बाय इलोंगेशन ऑफ देयर नेक। ये कोई बात हुई, मतलब अब बड़ी बिल्डिंग्स बनने लग गई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगती है, इसका मतलब ह्यूमन की हाइट भी बड़ी बड़ी होने लग जाएगी, ये कोई बात थोड़ी होती है। Character of elongated neck to succeeding generation, giraffe slowly over the year came to acquire knowledge. Next, nobody believe this conjecture anymore. मतलब इस चीज पे अब कोई भी विश्वास नहीं करता कि ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पर ये पूछा गया कि इवोल्यूशन जो है एक प्रोसेस है या फिर एक एंड रिजल्ट है। तो सिंपल देखिए, चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ये बहुत सारी स्टोरी जो वो इवोल्यूशन की है, मतलब जो कुछ आज देख रहे हैं वो इवोल्यूशन से रिलेट होता है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, वी डिस्क्राइब द इवोल्यूशन एज ए प्रोसेस। तो जब भी हम इस वर्ल्ड की स्टोरी सुनाएंगे तो इवोल्यूशन एक प्रोसेस कहलाएगा और वो कंटिन्यू चल रहा है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द लाइफ, जब हम लाइफ की बात करेंगे तो हम इवोल्यूशन को ट्रीट करेंगे एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, यानी यहाँ पे जो इवोल्यूशन है वो एक्चुअल में नेचुरल सिलेक्शन बहुत सारे हुए हैं, उनका एक कॉन्सिक्वेंस प्रोसेस देखने को मिलता है कि नेचुरल सिलेक्शन हो के ये जो चीजें हैं जो लाइफ हमें दिखाई दे रही है वो आज हमारे सामने है। बट वी आर नॉट स्टिल वेरी क्लियर वेदर द रिकॉर्ड इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन बोले या फिर प्रोसेस बोले या फिर एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस बोले, बट यहाँ पर मेनली इसको क्या बोला जाता है, प्रोसेस ही बोला जाता है। इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ द थॉमस मोल्थस ऑन द पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन, यानी थॉमस मोल्थस ने ना पॉपुलेशन के ऊपर बहुत सारी स्टडी की थी और उसी से इन्फ्लुएंस हुए थे डार्विन। अब उसी के बेस पर बहुत सारी चीजें बोली गई थी कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल, जो एक्चुअल में फैक्चुअल होते हैं, मतलब फैक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं जिससे हम एनर्जी लेते हैं वो लिमिटेड है, ये तो हमें सबको पता है। पॉपुलेशन जो होती है वो भी स्टेबल होती है इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, मतलब कुछ एक सीजन के अंदर आप देखोगे बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ जाती है, बट क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिट है तो वापस उसी टाइम पर आ जाएगी, यानी पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक। अब यहाँ पर ये भी समझिए कि यहाँ पर जो है वो कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल सेम नहीं है। क्लियर है? Even though they took superficially similar, most of the variation are inherited. The fact that theoretically population size vary grow exponentially if everybody reproduces maximally, this fact will be seen in a growing bacterial population. कुछ टाइम हो सकता है कि हाँ पॉपुलेशन ग्रो करे, बट बाद में आपको यही पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। द पॉपुलेशन साइज रियलिटी इन लिमिटेड मीन्स देयर हैव बीन कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेज। Only some survive, कुछ एक सर्वाइव करेगी, grew at the cost of they could not flourish. The novel and brilliant insight of Darwin has asserted that variation which are inheritable make the resources utilization better for few, adapted to habitat better be, which enable only those to reproduce and leave more progeny. तो ये है फिटनेस, ये कहलाती है फिटनेस। Hence, for a period of time, over many generations, survivor will leave more progeny and there would be chance of population characteristics and hence new form of the appear to arise. मतलब धीरे धीरे जो वो नई जनरेशन हमें दिखाई दे जाती है। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की, तो यहाँ पर हमने बात की थी मेंडल की, जो चैप्टर नंबर 5 था मेंडल की बात की थी। उन्होंने बात की थी जीन्स की, जिसको फैक्टर बोलते थे कि वो जो वो फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करता है। डार्विन ने एक्चुअल में इन जीन्स की या तो इग्नोर कर दिया या फिर वो उस चीज पे चुप रहे, उन्होंने इसकी बात ही नहीं की। क्लियर है? तो यहां पर इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो पहली डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ह्यूगो डी वरीज, उन्होंने बात की म्यूटेशन के बारे में। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि यहां से AIPMT 2012 में आ चुका है। जो ह्यूगो डी वरीज थे, बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज, तो यहाँ पे इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे, ब्रॉट फॉर द आइडिया ऑफ द म्यूटेशन, और उन्होंने वहां पर लेके आए म्यूटेशन। उन्होंने ये कहा कि लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन ए पॉपुलेशन, यानी एक पॉपुलेशन के अंदर सडनली जो है वो लार्ज डिफरेंस आ सकता है। ही बिलीव दैट इट इज द म्यूटेशन, उन्होंने कहा कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां पे हो गया है म्यूटेशन,
विच कोज इवोल्यूशन, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है, एंड नोट द माइनर वेरिएशन, जो हेरिटेबल में माइनर वेरिएशन होते हैं उसकी वजह से नहीं है, म्यूटेशन की वजह से होता है। दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट, जो डार्विन बोल रहे थे कि धीरे धीरे होता है नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा से। ह्यूगो डी वरीज बोले नहीं, म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के साथ में एकदम से हो जाता है। म्यूटेशन आर रैंडम, ये एकदम से रैंडम होते हैं और डायरेक्शनल लेस होते हैं, मतलब उनका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ से आपके लेकर यहाँ तक ये काफी इंपॉर्टेंट है लास्ट लाइन तक, क्योंकि यहाँ से AIPMT 2008 में, नीट 2018 में, नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से समझना। क्या बोला उन्होंने कि म्यूटेशन जो होते हैं वो रैंडम और डायरेक्शनल लेस होते हैं, जबकि डार्विनियन बोलते थे कि जो वेरिएशन होता है वो स्मॉल होता है और डायरेक्शनल होता है। बट यहाँ पे ह्यूगो डी वरीज बोल रहे थे जी नहीं, वो रैंडम होते हैं और डायरेक्शनल लेस होते हैं। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल डी वरीज बिलीव्ड, यहाँ पे जो डार्विन तो वो तो कहते थे धीरे धीरे होते हैं इवोल्यूशन, बट डी वरीज बोलते थे म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन एंड हेंस कॉल्ड इज सॉल्टेशन, इसीलिए वो जो है उसको बोलते थे सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, यानी एक ही स्टेप के अंदर बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो जाती है, तो वहां पे अलग अलग स्पेसिएशन देखने को मिल जाती है। बट बाद में हमने स्टडी की पॉपुलेशन पी, जेनेटिक्स पी, लेटर ब्रॉड आउट द सम क्लैरिटी, और बाद में हमें पता चला कि जी नहीं, म्यूटेशन भी कुछ हाल तक जो वेरिएशन कर सकता है, बट मेनली यहाँ पर आपको पता है कि वेरिएशन कैसे होता है, नेचुरल सिलेक्शन के जरिए होता है, रिकॉम्बिनेशन वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हम लास्ट के 2 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कहते हैं हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। अब ये बोला गया कि इन ए गिवन पॉपुलेशन, यानी कोई एक पॉपुलेशन आपको दे दी जाए एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो वहां पर आप देखोगे दैट फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ ए जीन और ए लोकस, दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू द जनरेशन। इसी को बोलते हैं हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल, या फिर इसको बोल सकते हो आप हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब होता क्या, सिंपल समझिए। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वहाँ पर पॉपुलेशन दी हुई है, उसके अंदर जो भी आपकी एलील्स या फिर जीन्स या जो लोकस पे मिलते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा इक्वल टू 1 रहेगी, और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जनरेशन टू जनरेशन बिल्कुल सेम रहेगी। ओके, तो इसको बोलते हैं हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल। अगर यहाँ पर कुछ भी चेंज होता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएशन हो चुका है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो वो हिल चुका है, यानी वहाँ पे कुछ वेरिएशन आ चुका है। दिस प्रिंसिपल से दैट, अब ये क्या कहता है, दैट ऑल द फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन, यानी जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉपुलेशन दी हुई है, आर स्टेबल एंड इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यहाँ पर जो एलील की फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल, अब जीन पूल क्या होता है, टोटल जीन एंड देयर एलील इन ए पॉपुलेशन, यानी एक पॉपुलेशन है उनके अंदर जितना भी जीन्स हो सकते हैं या फिर जितने भी एलील्स हो सकते हैं उन सबको बोला जाता है जीन पूल। ये भी आपका कांस्टेंट रहता है, सभी जीन्स कांस्टेंट रहते हैं, किसी भी जीन में कोई चेंज नहीं आता है। इसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम या फिर हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। सम टोटल ऑफ द एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो होगा वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा। इसका जितना भी इक्वल होगा वो क्या इसके होगा, इक्वल टू 1 होगा। अब इन्होंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। आप को अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस याद है तो वहां पर क्या हो रहा था, जो F2 के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आ रहा था, इसी को इन्होंने क्या किया है, इस फॉर्म के अंदर रख दिया है, बायोनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म के अंदर रख दिया और कुछ भी नहीं किया। मान लीजिए कैपिटल टी था तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, पी स्क्वायर कर दिया है, इनको क्या कर दिया है, पी क्यू कर दिया है, और इसको क्या कर दिया है, क्यू स्क्वायर कर दिया। बात तो वही ना, क्यू स्क्वायर को हम क्यू लिख सकते हैं, पी स्क्वायर को पी लिख सकते हैं, और पी क्यू ये अलग अलग हो गया इस टाइप से। अब ये टोटल कितने हैं, 1 और 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए भाई। ये पी क्यू कितनी है, टोटल 2 है। तो अभी इसी को बायनोमियल एक्सप्रेशन पे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर करके अगर निकालो तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू ये निकल के आता है। ये इन्होंने बोल दिया है और कुछ भी चेंज नहीं किया, बस ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। देखिए लिखा हुआ है, अगर डिप्लॉइड की बात करें तो यहाँ पे एलील कैपिटल ए एंड स्मॉल ए होती है, वहाँ पर कैपिटल ए जो आती है वो पी स्क्वायर के इक्वल रख दी है, और यहाँ पर जो ए और पी क्यू आती है वो आपके 2 पी क्यू रख दी है। इसी तरह यहाँ पर ये चीज़ें रखी गई है, और इसको बायनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर दिया गया है। अब इसको याद रखना है कि ये हमारा इसी तरह से आता है। ये क्यों यहाँ पे याद रखना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पी स्क्वायर सिमिलर टू 2 ऑफ ए एंड क्यू स्क्वायर ऑफ ए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये तो आपका पी स्क्वायर हो गया, जैसे स्मॉल ए के लिए लेंगे तो क्यू स्क्वायर ले लेंगे, और कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए लेंगे तो 2 पी क्यू ले लेंगे। ये चीज़ क्लियर है जो मैंने अभी आपको बताया था। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से AIPMT 2005 में, 2014 में, 16 में, नीट 2016 में और नीट 2019 में क्वेश्चन आया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जैसे क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया था नीट में कि ये जो हम बोल रहे हैं कि ये जो कैपिटल ए है ना वो 0.4 है, ठीक है। और अब हमें ये बताओ कि जो होमोजाइगस डोमिनेट है, यानी ये वाला और ये जो हेट्रोजाइगस वाला है और ये वाला जो है, ये कैसे आएगा, कितना कितना रेशियो क्या कुछ आएगा। तो सिंपल याद रखना, एक आपको ये याद रखना है, इसका सम जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है।
और इसका सम भी 1 होगा। a प्लस जो आपका स्मॉल a होगा वो भी इक्वल टू 1 होगा, ये भी याद रखना। ये भी कितना होगा, इक्वल टू 1 होगा। तो मान लेते हैं ये हमें 0.4 दे दिया गया है, प्लस a हमें पता नहीं है, ये 1 है। तो यहाँ पे इसको 1 माइनस 0.4 करेंगे तो हमारा जो स्मॉल a है वो निकल कर आ जाएगा 0.6। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसी को यहाँ पर रख लीजिए। पहले पी स्क्वायर निकालना है तो 0.4 जो है उसका जब करोगे तो वो आ जाएगा 0.16। फिर इसी टाइप से इसको करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0.36, और बाकी जो रह गया वो 0.48 ये आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। क्लियर हो गया, ओके। तो यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया, व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर, जब हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर 1 है कि वो इक्वल टू 1 रहेगी, अगर इसके अंदर डिफर कर जाए, चेंज कर जाए ये वैल्यू, तो डिफरेंस यानी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, और इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है, यही बोला गया। डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, बात जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी बोला जा सकता है इसको, या फिर हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी बोला जा सकता है। यहाँ पर अगर कोई चेंज होगा तो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन ए पॉपुलेशन विल बी इंटरप्टेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन, और वहाँ पे उसकी वजह से इवोल्यूशन आ जाएगा। अब वो क्या क्या चेंज होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे 5 फैक्टर दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है, देखिए 5 फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपका हार्डे-वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है या फिर जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है वो अफेक्ट हो सकता है। कौन कौन से है? फर्स्ट है यहाँ पर जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन बोलो या फिर जीन फ्लो बोलो। सेकेंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड आता है हमारा म्यूटेशन। फोर्थ आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और फिफ्थ आता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन। तो ये टोटल 5 पॉइंट है जिसकी वजह से हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो अफेक्ट हो सकता है। अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन के बारे में स्टडी करते हैं। व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी एक पर्टिकुलर सेक्शन है पॉपुलेशन का वो माइग्रेट कर जाता है टू द अनदर प्लेस, तो वहां पर क्या होगा, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन ए ओरिजिनल एज वेल एज द इन न्यू पॉपुलेशन। तो वहां पर जो आपकी न्यू पॉपुलेशन आई है और जो पुरानी पॉपुलेशन है उसकी वजह से वहां पे जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगेगी। न्यू जीन्स और एलील आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि वहां पर जो नए पॉपुलेशन आई है, बाहर से जो आई है, उसके अंदर कुछ नए जीन्स भी होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इस पॉपुलेशन के अंदर। तो इस वजह से इस ओवरऑल पॉपुलेशन के जो जीन्स है वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, और जो ओल्ड पॉपुलेशन थी जहां से ये आए हैं निकल कर, यहाँ पे ये कुछ जीन साथ में ले गए तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पर जो नई पॉपुलेशन जहाँ पे ये गए हैं वहाँ पे तो कुछ जीन्स ऐड हो गए, और जहाँ से ये निकले हैं ओके वहां पर क्या हो गए, कुछ जीन्स माइनस हो गए। एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, देयर वुड बी ए जीन फ्लो इफ द जीन माइग्रेशन। अब ये जो जीन, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये जीन फ्लो हो गया, मतलब एक जगह से माइनस होकर दूसरी जगह प्लस हो गए, तो वो क्या हो गया, जीन फ्लो हो गया या फिर जीन माइग्रेट हो गया। तो जीन माइग्रेट और जीन फ्लो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये बहुत मल्टीपल टाइम्स हो जाए तो यहाँ पर ये कहलाता है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कहलाता है, सेकंड आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इफ द सेम चेंज अकर बाय चांस, मतलब जानबूझकर जो है वो पॉपुलेशन नहीं गई है, किसी अदर रीजन से यहाँ पर ये सेम चीज हो गई है, तो इसको बोल देंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये क्या कहलाती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, 2013 में, 16 में, 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। समटाइम्स द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन ए न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट बिकम ए डिफरेंट स्पीसीज। कई बार तो जो नई एलील जो फ्रीक्वेंसी आई है वो इतनी ज़्यादा अलग होती है कि वो एक डिफरेंट स्पीसीज वहाँ पे बना लेती है। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, जो पहले पॉपुलेशन थी जिसके अंदर जीन की वजह से कुछ चेंज आ गया है, वो क्या हो जाएंगे, फाउंडर हो जाएंगे न्यू स्पीसीज के। एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, वो जो इफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, फाउंडर इफेक्ट कहलाएगा। ये 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर। क्लियर है, ओके। ये हमारे हो चुके हैं आपका कौन कौन सा, जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब म्यूटेशन वगैरह की बात करेंगे। माइक्रोबायल एक्सपेरिमेंट शो दैट द प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेज म्यूटेशन व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यू फिनोटाइप। अगर कोई नया आपका एडवांस म्यूटेशन हो जाता है तो वहां पर फिनोटाइप भी चेंज हो जाते हैं। ओवर फ्यू जनरेशन दिस विल रिजल्ट इन द स्पेसिएशन, और कुछ एक जनरेशन के बाद में वहां पे अलग स्पीसीज देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन अनेबल, यहाँ पे हेरिटेबल वेरिएशन होते हैं, बेटर सर्वाइवल एंड अनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी, जिसको हम कई बार पढ़ भी चुके हैं, वो चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए। ए क्रिटिकल एनालिसिस मेक अस बिलीव दैट द वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। और ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा होता है तब यहाँ पर हमें क्या होता है, जो म्यूटेशन और वेरिएशन वगैरह देखने को मिल जाती है रिकॉम्बिनेशन की वजह से, या फिर हो सकता है ये ड्यू टू जीन फ्लो या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हो जाए। इसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इन चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जीन एंड एलील इन ए फ्यूचर जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन है वहां पर जो आपकी जीन्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर है। कपल द इनहेंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन मेक्स इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 2017 और 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए किस टाइप से आया है। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन। अब नेचुरल सिलेक्शन से तीन चीज़ें हो सकती है, पहला स्टेबलाइजेशन हो सकता है, सेकंड डायरेक्शनल चेंज हो सकता है, और थर्ड हो सकता है डिस्ट्रप्शन। अब क्या होता है ध्यान से समझिए। सबसे पहले स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। यहाँ पर अगर ज़्यादा जो है वो मीन करेक्टर वैल्यू पे आए, फॉर एग्जांपल एक इस टाइप से नीट में क्वेश्चन आया था कि मान ली जो एवरेज वेट होता है जो न्यू बॉर्न बेबी का वो 2 kg से लेकर आपका 5 kg तक होता है। कितना होता है, 2 kg से लेकर 5 kg तक वेट होता है न्यू बॉर्न बेबी का। अब यहाँ पर 97% वो पॉपुलेशन सर्वाइव कर पा रही है जिनका वेट 3 से लेकर 3.5 kg तक है। क्लियर है, ओके। जबकि 99% जो पॉपुलेशन है वो डाई कर जाती है जिनका वेट 2 और 5 के आसपास है। अब ध्यान से देखिए, 97% सर्वाइव कर रहे हैं जिनका वैल्यू 3 है, मतलब 2 से अगर लगभग देखोगे तो 1.5 जब मिलाओगे तो यहाँ पे आपका 3.5 होगा, उसमें 1.5 मिलाओगे तो लगभग 5 आएगा, मतलब मीन वैल्यू जो वो 3.5 है। तो इसके आसपास वाले सर्वाइव कर रहे हैं 97%, जबकि जो 2 kg या 5 kg के आसपास वाले जो न्यू बॉर्न बेबी है वहाँ पे वो 99% डेथ हो रही है, केवल 1% सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो मीन वैल्यू है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो वो जो आपका लेडिशन होगा वो स्टेबलाइजेशन होगा, मतलब स्टेबल है, क्योंकि जो मीन वैल्यू है वहीं पे ज़्यादातर इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर द मीन कैरेक्टर वैल्यू। इस टाइप से समझ में आ गया, ओके। डायरेक्शनल चेंज क्या होता है, जहां पे मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। वहां पे क्या होगा, मान लो ये 2 kg है और ये 5 kg के बीच में बोर्न होते हैं बेबी। अब मान लेते हैं कि कुछ बेबी जो 4.5 kg वाले सर्वाइव कर रहा है, अगर वो 4.5 है तो ये मीन वैल्यू से हट के, मीन वैल्यू तो 3.5 उससे हट के अगर आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल चेंज हो जाएगा। मतलब जो अब न्यू बॉर्न बेबी है वो 4 kg के आसपास ही हो रही है, वो 2 kg से घटकर उनके यहाँ पे आगे चले जाएंगे। थर्ड आता है डिसरप्शन। अब डिसरप्शन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान ली मैंने बोला है कि 2 kg से लेके 5 kg के बीच में जो वो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, अगर यहाँ पर 2.5 kg और 4.5 kg वाले सर्वाइव करने लग गए और जो आपके 3.5 kg वाले हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, केवल या तो कम यहाँ पे 2.5 kg वाले या फिर 4 या इसके आसपास वाले सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो दो चेंज हो गए, मतलब एक तो 2.5 वाले सर्वाइव कर रहे हैं, 3 वाले नहीं कर रहे, और फिर ये ऐसे। तो इस टाइप से ये जो ग्राफ बनेगा इसको बोलते हैं डिसरप्शन। ये चीज़ क्लियर होगी, ये देखो आप ग्राफ आपको क्लियर हो जाएगा। ये है यहाँ पर कि पीक वेट हायर नैरोवर, मतलब जो 3.5 मान लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर 5 और ये 2 kg, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है तो ये यहाँ पर हो गया। अब ये पीक एक साइड डायरेक्शन में चली गई, ध्यान से देखो, एक साइड थोड़ा सा डायरेक्शन में चलेगी, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा कौन सा ग्राफ कहलाएगा, डायरेक्शनल चेंज कहलाएगा। और थर्ड यहाँ पर देखिए 2 पीक बन गई है, 2 पीक फॉर्म बन गई, एक इधर ही मान लेते हैं 2 वाले पे और एक इधर मान लेते हैं 4 वाले पे। तो ये हो गया पहले वाला स्टेबलाइजिंग है, दूसरा डायरेक्शनल है और तीसरा ये डिस्ट्रप्टिव है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पे ये क्या बताने की कोशिश कर रहे थे इस पैराग्राफ के थ्रू, ग्राफ के थ्रू। क्लियर है, ओके। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। जनरली हम देखेंगे कि किस टाइम पीरियड पे कौन सा ऑर्गेनिज्म वगैरह वो डेवलप हुए। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो, ज़्यादातर ये MYA लिखा आएगा, इसका याद रखना, ये क्या है, मिलियन ईयर एगो। 2000 मिलियन आपका 2 बिलियन भी हो सकता है। उस टाइम पे सबसे पहले सेलुलर फॉर्म जो थी वो लाइफ की अपीयर हुई अर्थ के ऊपर। क्लियर है, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट ऑफ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल, जो मैक्रोमोलिक्यूल थे जैसे आपका RNA वगैरह, प्रोटीन वगैरह हो गए, वो कैसे इवॉल्व हुए विद द मेम्ब्रेनस एनवलप इज नॉट नोन। अभी तक ये नहीं पता है कि किस तरह से RNA प्रोटीन वगैरह थे वो सेल्स के फॉर्म में जो वो डेवलप हुए। सम दी सेल है द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन, जो सेल थे उस टाइम पे कुछ ऐसे सेल थे जिनके पास में ऑक्सीजन रिलीज करने की एबिलिटी थी,
यानी आज के टाइम पे जो फोटोसिंथेसिस होता है, लिखा है कुड हैव बीन सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस के टाइप का कुछ ऐसा होता था। वहाँ पे वाटर स्प्लिट होता था विद द हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी एंड चैनलाइज बाय द अप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट वगैरह होते थे। उसके बाद में लिखा हुआ है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे वो धीरे धीरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो गए। अब आगे इंपॉर्टेंट लिखा है बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर एगो, यानी 500 माया के अंदर इन्वर्टिब्रेट्स जो थे वो फॉर्म हुए और एक्टिव हुए। वहाँ पे लिखा हुआ है जो लेस फिश जो थी वो प्रोबेबली इवोल्व हुई 350 माया में। यही क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं आया कि जो लेस फिश जो थी वो कब इवॉल्व हुई, तो 350 में। इन्वर्टिब्रेट्स कब एक्टिव हुए, तो 500 के अंदर। सी वीड एंड फ्यू प्लांट जो थे वो एग्जिस्ट कब किए, तो 320 माया के अंदर, मिलियन ईयर एगो के अंदर। वी वर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेंट द लैंड वर प्लांट्स, यानी जो सबसे पहले वाटर से निकलकर जो आपके लैंड के ऊपर आए वो कौन थे, प्लांट्स थे। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन द लैंड, वो पूरे लैंड के ऊपर वाइड स्प्रेड हो गए। वेन एनिमल्स इन्वेडेड लैंड, जब एनिमल्स आए लैंड के ऊपर। फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू द वाटर, दिस वाज अबाउट 350। कुछ जो फिश थी वो बाहर भी आ सकती थी पानी के और वापस पानी के अंदर जा सकती थी, कब, 350 माया के अंदर। इन 1938 ए फिश कोट इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में 1938 में एक फिश जो वो पकड़ी गई जिसका नाम था कोलियंथस, विच वाज टोल्ड टू बी एक्सटिंक्ट, ये सोच रहे थे कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। दीज एनिमल्स कॉल्ड लो फिन्स, ये इनको एनिमल्स को लो फिश बोला गया और ये इवोल्व हो गई किसके अंदर, फर्स्ट एम्फीबियन के अंदर, दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। एम्फीबियन आपको पता है दोनों जगह रह सकता है। देयर आर नो स्पेसिमेन ऑन दीज लेफ्ट विद अस, अब इनके कोई भी स्पेसिमेन नहीं रहे हैं हमारे साथ में, किनके, जो 1938 में जिस फिश को पकड़ा गया था। हावेवर दीज वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलमेंडर, ये माना जाता है कि इनके जो मॉडर्न जो है वो फ्रॉग एंड सैलमेंडर है। दे एम्फीबियन इवॉल्व इनटू रेप्टाइल, यानी जो एम्फीबियन थे वो इवॉल्व हुए किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। दे ले द थिक सेल्ड एग विच डू नॉट ड्राई अप इन द सन लाइक दोज ऑफ द एम्फीबियन, जो पहले के टाइम पे जो एग्स देते थे उनके जो एग्स थे वो ड्राई नहीं होते थे, आज के टाइम पे जो एम्फीबियन के जाते हैं इस टाइप से। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डिसेंट्स द टर्टल, टोर्टोइज एंड क्रोकोडाइल, आज के टाइम पे जो रेप्टाइल्स हैं उनके मॉडर्न ही देखते हैं, जैसे टर्टल, टोर्टोइज और क्रोकोडाइल वगैरह भी है वो दिखते हैं, क्योंकि एम्फीबियन ही किस में चेंज हो गए थे, रेप्टाइल्स के अंदर। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर एगो, अगले 200 मिलियन ईयर एगो तक द रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेट द अर्थ, यानी वहाँ पर डोमिनेशन ज़्यादा किसकी रही थी, रेप्टाइल की रही थी। उसके अलावा जो जाइंट फर्न्स थे, जो आपके टेरिडोफाइट्स आते हैं, वर प्रेजेंट, वहाँ पर उस टाइम पे टेरिडोफाइट प्रेजेंट होते थे, बट उसके बाद में वो फॉल कर गए और आज के टाइम पे जो कोल वगैरह है वो किसके हैं, टेरिडोफाइट्स के ही हैं। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक टू द वाटर, कुछ एक जो लैंड रेप्टाइल थे वो वापस वाटर के अंदर चले गए और फिश के अंदर इवॉल्व हो गए, प्रोबेबली कब, 200 माया के अंदर। एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया इक्थियोसोरस, यानी जो इक्थियोसोरस है वो रेप्टाइल का, आपको लगता है कि वो रेप्टाइल से आया इस टाइप से। जो लैंड के ऊपर रेप्टाइल रहे थे, ऑफ कोर्स द डायनासोर, जो बिगेस्ट ऑफ देम कौन सा था, ट्राइनोसोरस था। ट्राइनोसोरस रेक्स वाज अबाउट 20 फीट, वो 20 फीट का होता था हाइट के अंदर, एंड यूज फियर्स ऑन डैगर्स लाइक टीथ होते थे। बट अबाउट 65 माया, यानी 65 मिलियन ईयर एगो जो है वो डायनासोर सडनली डिसअपियर हो गए अर्थ से। अब यहाँ पर इनका रीज़न क्या दिया जाता है, यहाँ पर ये बोला जाता है कि कुछ या तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो जो है वो वहाँ पर एक्सटेंड हो गए, या फिर ये बोला जाता है कि वो आपके इवोल्व हो गए बर्ड्स के अंदर। बट अभी ट्रू रीज़न अभी तक भी नहीं पता। यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि इनमें से कुछ भी हो सकता है, या तो वो आपके क्लाइमेटिक चेंज की वजह से उनका डेथ हो गई, या फिर वो बर्ड्स में इवोल्व हो गए। स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी उस टाइम के जो स्मॉल साइज जो रेप्टाइल्स होते थे वो आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करते हैं। ये तो हो गई रेप्टाइल्स की बात। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मैमल्स के बारे में। तो जो फर्स्ट मैमल्स होते थे वो लाइक श्रूज होते थे, जो आज के टाइम श्रूज होते हैं उस टाइप के मैमल्स होते थे सबसे पहले। देयर फॉसिल आर स्मॉल साइज, उनके फॉसिल बहुत ही स्मॉल होते थे। मैमल्स क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं और अपने अनबोर्न बेबी जो होते हैं उसको मदर बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट करती है, रखते हैं, ये तो हमें पता है। मैमल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सेंसिंग एंड अवॉइड डेंजर को जो है वो सबसे कम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है वो डेंजर को अवॉइड करते हैं। व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन, जब रेप्टाइल्स नीचे आ चुके थे तो मैमल्स ने जो उस अर्थ को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, और उस टाइम पे जो है आज के टाइम पे डोमिनेट कौन है, मैमल्स है। देयर वर साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, साउथ अमेरिका के अंदर जो मैमल्स होते थे वो रिजेंबल करते थे हॉर्स, हिप्पोटेम्पस, बियर, रैबिट एक्सेट्रा वगैरह का। बट जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जब आपका साउथ अमेरिका ज्वाइन कर गया नॉर्थ अमेरिका को, दीज एनिमल वर ओवर रेडेड बाय नॉर्थ अमेरिकन फोना, तो नॉर्थ अमेरिका के फोना जो थे वहाँ पे जो एनिमल्स थे उन्होंने इनको क्या कर लिया, इन्वेट कर लिया, यानी उनके ऊपर ओवर राइडिंग कर लिया।
ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसी टाइप का एक और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया था। तो उसी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रहने वाले मेमल्स थे वो सर्वाइव कर गए, बिकॉज वहाँ पे कोई कंपटीशन उनको अदर मेमल्स के द्वारा देखने को नहीं मिला था। लेस्ट वी फॉरगेट सम मैमल्स लिव होली इन वाटर, कुछ मैमल्स होते हैं जो बिल्कुल वाटर के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जांपल वेल्स हो गए, डॉल्फिन हो गई, सील हो गई, सी काव हो गई। ये कुछ एग्जांपल है जो आपके किसके हैं, वाटर में रहने वाले मैमल्स के हैं। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग वगैरह जो है वो भी एक स्पेशल स्टोरीज है, पुरानी एनसीईआरटी में होती थी, नई एनसीईआरटी में अच्छी बात है इनको हटा दिया गया, ज़्यादा पढ़ के क्या करना है। यू विल लर्न अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, द मोस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड लैंग्वेज के लिए हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं किसके बारे में, इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। बट उससे पहले हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। फिगर 7.9 यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स दिया गया है जियोलॉजिकल पीरियड्स के अंदर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 एरा दिए गए हैं। पहला हमारे सामने पीलियोजोइक एरा है, फिर मीजोजोइक और फिर सीनोजोइक। इनको बोलते हैं एरा, ERA एरा। और ये इसके अंदर जो लिखे हैं ये वाले होते हैं पीरियड्स। ये क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए प्लांट्स में पहले क्या बोला गया, एंसेस्टर के बारे में बोला गया। यहाँ पे मान लीजिए कि क्लोरोफाइट एंसेस्टर, जहाँ पे बता दिया था कि यहाँ पर क्लोरोफाइट एंसेस्टर, फिर ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर, फिर राइनन टाइप प्लांट्स, फिर सीलोफाइटन। यहाँ पे देखिए जो हमारा क्लोरोफाइट एंसेस्टर, यहाँ से एक लाइन निकल रही है और ये डेवलप हो रही है किसके अंदर, आप ध्यान से देखोगे तो ब्रायोफाइट के अंदर। और कौन सा जो पीरियड है, टर्सरी पीरियड है, और एरा है सीनोजोइक एरा के अंदर। क्लियर है, ये कहाँ से डेवलप हुई है, आपके क्लोरोफाइटन एंसेस्टर से। नेक्स्ट हम बात करें ट्रैकियोफाइटन एंसेस्टर, यहाँ से आपका जूस्टेरोफाइलम यहाँ पे आपका डेवलप हुआ है। ये जूस्टेरोफाइलम कौन से पीरियड में है, साइलोरियन में, और आपका जो एरा है वो पैलियोजोइक के एरा के अंदर आता है। और फिर इसके बाद में ये जो अगर आगे देखें तो यहाँ पर ये आपके लाइकोपोइड्स आ गए, फिर हर्बेशियस लाइकोपोड्स आ गए, ये डेवलप हुए हैं। ओके, ये जुरासिक पीरियड्स के अंदर, ये जो जिस पीरियड में लिखे हुए ना, ये पर्मिनियन के अंदर हो गए, ये जुरासिक के अंदर हो गए। जुरासिक के अंदर आप देखोगे हर्बेशियस हो गए, फंड्स हो गए, कोनिफेरस हो गए, साइकड्स हो गए। आप यहाँ पर देखोगे आपका कार्बोनिफेरस के अंदर, यहाँ पे आप देखोगे तो ये सीड फन यहाँ पे आते हैं। प्रोजिम्नोस्पर्म आप देखोगे तो डेवियन के अंदर आते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर ये याद रखना कि किस में क्या आता है। क्लियर है, अभी तक नीट में क्वेश्चन नहीं आया बट आपका फिर भी आ सकता है। बाकी जो आपके जो जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे डेवलप हुए हैं आपके सीलोफाइटन से, चाहे आपका फंड्स हो गया, गिंको हो गया, हॉर्सटेल्स हो गया, जेनेटल हो गया, कोनिफेरस साइगड्स, सीड फंड्स हो गया। उसके अंदर आपके आ जाते हैं डाइकोटन। डाइकोट जो है वो क्रस्टेशियस पीरियड में, और जो आपके मोनोकोट हैं वो आपके क्वार्टरियन टर्सरी पीरियड के अंदर डेवलप हुए हैं, सीनोजोइक एरा के अंदर। और जो डाइकोट है वो मीजोजोइक एरा के अंदर यहाँ पे लाइन के अंदर लिखे हुए दिखाए गए हैं। क्लियर हो गया, इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। अब इसी टाइप से यहाँ पर आप देखोगे ये पीरियड्स दी गई, ये जो आपको ईयर दिखाई दे रहे हैं 0, ये 0 माया है, मिलियन ईयर एगो, यानी ये क्वार्टरली पीरियड है। यहाँ पर जो दिए गए हैं वो पीरियड्स लिखे गए। टर्सरी पीरियड हो गया, फिर क्रटेशियस, फिर जुरासिक पीरियड हो गया, ये 150 मिलियन ईयर एगो हो गया, फिर ये ट्राइसेक हो गया पीरियड, फिर ये पर्मिनियन, और फिर ये कार्बोनिफेरस। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ पर बोला गया कि सबसे पहले हमने बात की थी कि पहले जो अर्थ पे डोमिनेट होते थे वो रेप्टाइल होते, तो ये है अर्ली रेप्टाइल जो कि एक्सटिंक्ट हो गए, ये होते थे 350 मिलियन ईयर एगो। क्लियर है, अब इससे 2 ऑर्गेनिज्म निकलते हैं, एक होते हैं सोरोप्सिड, एक होते हैं साइनेप्सिड। जो साइनेप्सिड है वो डेवलप होते हैं मैमल्स के अंदर। ध्यान से देखिए, साइनेप्सिड थे उनमें होते थे पहले प्लीकोसोरस, प्लीकोसोरस एक्सटिंक्ट हो गए, फिर आए थर्पेसिड्स, वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। और अब जहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपकी लाइन देखते हो, ये होती है आपकी मॉडर्न मैमल्स के अंदर डेवलप हो गए हैं। इसी टाइप से अब देखोगे यहाँ पर सोरोप्सिडा, सोरोप्सिडा के अंदर यहाँ पर आपके डायनासोर्स होते थे, वो डायनासोर्स भी आपके एक्सटिंक्ट हो गए, जो हमने बात की थी लगभग 65 यहाँ पर ही आएगा। तो यहाँ पर ये एक्सटिंक्ट हो गए, और ये आपके बाकी जो है वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप हो गए। किससे डेवलप हुई है, सारे के सारे सोरोप्सिडा से हुई है। ये अलग अलग लाइन है, यहाँ पर ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन करके, और ये बाकी और कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं दिया गया, और डायरेक्ट यहाँ पर इस टाइप से बताया गया कि टर्टल में, लिजार्ड में, स्नेक्स में, टर्टल में, क्रोकोडाइल, इस टाइप से हो गए थे। ये चीज़ क्लियर होगी। ओके, अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अबाउट 15 माया यानी 15 मिलियन ईयर एगो प्राइमेट्स, 2 टाइप के प्राइमेट्स होते हैं, एक होते ड्रायोपिथेकस और एक होते थे रामापिथेकस, वो एग्जिस्ट करते थे अर्थ के ऊपर। अब ये होते कैसे थे, ये हेयरी होते थे और वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजी। जैसे आज के टाइम पे गोरिल्ला और चिंपैंजी वॉक करते हैं, उसी टाइम पे आपके ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस जो थे वो वॉक करते थे। और कब होते थे, ये 15 मिलियन ईयर एगो होते थे। अब इसके अंदर जो रामापिथेकस था वो मोर लाइक मैन लाइक था, जबकि ड्रायोपिथेकस था वो ज़्यादातर एप लाइक था। अब यहाँ पर आगे ये भी लिखा गया कि कुछ एक फॉसिल जो थे वो मैन लाइक बोन हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तंजानिया। तंजानिया और इथोपिया के अंदर कुछ इस टाइप के मैन लाइक जो बोन्स है वो फॉसिल्स यहाँ पे डिस्कवर भी हुए हैं, जो ये चीज़ बताते हैं। और ये क्या रिवील करते हैं, दीज रिवेल्ड होमिनाइड फीचर लीडिंग टू द बिलीफ दैट अबाउट, यहाँ पर जो आपके फॉसिल्स और बोन जैसी ह्यूमन जैसी बोन निकली है उनसे ये पता चलता है कि 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, यानी 3 से 4 मिलियन ईयर एगो जो थे
वो मेन लाइक प्राइमेट्स जो होते हैं वो वॉक करते थे कहाँ पर, ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट है, दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट, यानी 4 फीट से ज़्यादा टॉल नहीं होते थे, बट वॉक करते थे वो अपराइट, जैसे आज के टाइम करते हैं वैसे। 2 मिलियन ईयर एगो, 2 माया का मतलब है 2 मिलियन ईयर एगो जो पहले थे वो थे आपके ऑस्ट्रेलियापिथेकस, वो प्रोबेबली रहते थे ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड के अंदर। और यहाँ पर एविडेंस ये भी बताते हैं कि यहाँ पर ये हंट करते थे स्टोन के द्वारा, वेपन के द्वारा, बट फिर भी ये केवल फ्रूट को ही खाते थे, अभी भी मीट नहीं खाते थे। अब ज़्यादातर बोलते हैं ना कि हमारे एंसेस्टर मीट खाते थे, ये यहाँ पे देख लो साफ साफ लिख रखा है एनसीईआरटी ने भी कि ये मीट नहीं खाते थे, ये केवल जो वेपन से जो हंटेड करते थे वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अगर कोई उन पर अटैक वगैरह कर दे इसलिए वो हंट करते थे। सम ऑफ द बोन्स अमोंग द बोन डिस्कवर्ड वर डिफरेंट, दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनाइड। फिर उसके बाद में कुछ बोन डिस्कवर हुई और ज़्यादा, और वहाँ से ये पता चला कि होमिनाइड एंड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस। और फिर उसके बाद में ये पता चला कि यहाँ पर होरामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलियापिथेकस, ऑस्ट्रेलियापिथेकस के बाद होमो हैबिलिस भी होते थे। होमो हैबिलिस के अंदर यहाँ पे ब्रेन कैपेसिटी जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता दूँ यहाँ से यहाँ जो इवोल्यूशन ऑफ मैन वाला सारा कर लेना, आपको पूरा पैराग्राफ एक ही बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से AIPMT 2010 में, 11 में, 12 में, 15 में, उसके बाद 16 में, उसके बाद 19 में, उसके बाद 2020 में क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये CC ब्रेन कैपेसिटी वाला भी आया हुआ है। होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी की बात करें तो वो 650 से लेके 80 CC ये बाइक वाला CC नहीं है, ये है आपका क्रेनियल कैपेसिटी यानी CC। क्लियर है। अब ये भी देखिए साफ साफ लिखा है, दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। अब ये जो आपका होमो हैबिलिस थे वो भी मीट नहीं खाते थे, ऑस्ट्रेलियापिथेकस थे ये भी मीट नहीं खाते थे। फॉसिल डिस्कवर इन जावा इन 1891, उसके बाद में जो है वो कुछ और फॉसिल डिस्कवर हुए कब, 1891 में, कहाँ पे, जावा के अंदर। और इन्होंने रिवील किया कि होमो हैबिलिस के बाद में आए थे होमो इरेक्टस, कब, अबाउट 1.5 मिलियन ईयर एगो। और यहाँ पे होमो इरेक्टस जो थी उनका ब्रेन का जो साइज था वो ज़्यादा था, होमो हैबिलिस का था 650, होमो इरेक्टस का था 900 CC। क्लियर है। अब इन्होंने मीट खाना स्टार्ट कर दिया था। होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट द मीट। द नीदरथल मैन जो है उनके ब्रेन साइज की बात करें तो वो 400 CC होती थी और ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के अंदर रहते थे, बिटवीन द 1 लाख टू 40,000 ईयर पहले जो वो नीदरथल मैन रहते थे। अब ये नीदरथल मैन ही स्टार्टिंग में क्या करते थे, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड्स के अंदर छुप जाते थे और जो डेड हो जाता था उसको बरी करते थे। उसके बाद आए होमोसेपियन। होमोसेपियन का एरोज हुआ अफ्रीका से और ये पूरे सभी कॉन्टिनेंट के अंदर चले गए, डेवलप इनटू द डिस्टिंक्ट रेसेस, अलग अलग रेसेस में ये डेवलप हो गए। ड्यूरिंग आइस एज के टाइम पे लगभग 75,000 से लेकर 10,000 ईयर पहले जो है वो मॉडर्न होमोसेपियन जो थे वो एरोज हुए। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो डेवलप हुई अबाउट 18,000 ईयर पहले, जो वो हिस्टोरिक केव के अंदर अलग अलग आर्ट होती थी वो 18,000 ईयर्स पुरानी हमें मिलती है। वन सच केव, ऐसी एक केव जो है जहाँ पे पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी सीन इन भीमटेका। अगर ये मुझे अगर नहीं समझ में नहीं आ रहा वर्ड तो आप देख लेना इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। भीमटेका रॉक शेल्टर इन रेजन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी केव है जहाँ पर इस टाइप के जो वो कल्चर हमें मिले हैं। एग्रीकल्चर जो थी वो आई लगभग 10,000 ईयर बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गई। द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, आपको पता ही है। तो इस टाइप से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।